अनुज भाई, ऐसा मैंने बहुत सारे रिसर्च में सुना है कि लैपटॉप गोद में रखने से जननेंद्रियां कमजोर होती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कंप्यूटर को कंधे पर रखकर लाने से भी जननेंद्रियां कमजोर होती हैं और उससे बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सीपीयू लेके आए थे ना, आप ही ने बताया था। कटाक्ष जो है वो इतिहास में लिखा जाएगा। मीर साहब का शेर है, करते हैं क्या मीर साहिब बेस्क है जवां अख्तियार रखते हैं। हथियार रखते हैं, अख्तियार मतलब मन तो होता ही है ना। हथियार आपका नॉटी होना बंद नहीं होगा। अरे मैं क्या यार हथियार ही सुना। ये क्या है ना, ये मुजफ्फरनगर मेरठ साइड में हथियार ही बोलते हैं। आला तनासुल, आला औजार या हथियार। सही पकड़े आप इनको। औजार हथियार पता नहीं ये सारे मेरा फिल्मों के नाम है। बेचारा जॉनी सिंस को भी मतलब जितना कैरेक्टर प्ले किया जॉनी सिंस, और एक सक्सेना जी हैं, भाभी जी एक घर पर हैं, जितना कैरेक्टर उन लोगों ने उससे ज्यादा साला राहुल गांधी ने प्ले कर चुके हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम। मैं तो डरता हूँ कभी मेरी घंटी बजती है तो साला अमेजन वाला राहुल गांधी ना आ जाए साला। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज बहुत शुभ अवसर है। सबसे पहले तो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं अनुज भाई, और एक लंबे समय के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका भटके हुए युवाओं में। बिल्कुल, मैं भी भटक गया हूँ आज। और भटकते भटकते इनके पैर में काफी चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी गर्वित भाई उनको यहाँ तक ले आए। और प्रातः स्मरणीय हमारे अजीत भाई जी हमारे साथ में हैं, और बहुत सारे विषय हैं। और इन सब विषयों के बीच में अगर कहीं भी भटकें तो आप लोग हमें नोटिस करा सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो आज सबसे पहला जो हमारा विषय है वो है डिक्टेटरशिप। तो क्या डिक्टेटर बनेगा रे तू? इससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि अजीत भाई आप स्टार्ट करें और एक एक सभी ने कि क्या डिक्टेटर बनेगा रे तू? सही बात है जी। मैंने तो ये कहा ना, 2 कौड़ी का डिक्टेटर है मोदी। अगर देखा जाए कायदे से कि आप डिक्टेटर को बार बार डिक्टेटर कह रहे, काहे का मतलब सही में यार। और तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है। वही बोले ना, कलंक है डिक्टेटर के नाम पे। मैं बीजिंग गया था, मैं एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ हमारी एक सहकर्मी थी चाइनीज, उसके यहाँ पे एक निशान था। तो लौंडे सब उस दिन पार्टी वार्टी मोड में थे और अपना दारू वारू चल रहा था। तो उसी में किसी ने पूछ दिया कि कहाँ तुमको लगा, तो उसने बताया कि भाई साहब उसने शी जिनपिंग के खिलाफ एक ब्लॉग लिखा था, और उसको रैंडम लोग आए, 4 लोग उठा के ले गए और गले पे खाली मतलब ऊपरी जो सत्ता है ना छील के बोला कि इस बार ट्रायल है, ये ऐसे ही दे रहे हैं, टाका वाका नहीं लगेगा लेकिन तुमको, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि अगली बार ये डीप भी जा सकता है, निशान देगा। तो हाँ, तो उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। और ये जो है ना कि मोदी गरिया भी ले रहे हो, तुम साला कहीं बैठे हुए और तुम्हारे गरियाने के बाद एक सीरीज ऑफ चैनल्स गरियाने, तो पता चलता है कि आप जो है एआई जो होता है ना, इट इज ऑन द टॉप ऑफ द नेटवर्क। अगर आप खेती कर रहे हैं तो एआई खेती के नेटवर्क पे जाता है, यदि आप नाला साफ कर रहे हैं तो एआई नाला। तो वैसे लोगों का जो टूल किट होता है ना, तो उसी में ध्रुव टट्टी और ये बाकी लोग हैं और सब ये डिक्टेटरशिप बतियाते रहते हैं। जी, मेरा विचार तो जी ये है कि इसमें अभी ये चाइना वाली बात जो बताई है, एक एग्जांपल, चाइना में अलीबाबा वाला नहीं छोड़ा, जैक मा का हाल देख लो ना, और कितने बिलियनियर्स हैं वहां पे जो गायब मिलते हैं वहां पे, वो है डिक्टेटरशिप। अब यहाँ पे तुमने रांद काट रखी है भाई कि ये इस बंदे के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया महाराष्ट्र में, इस बंदे के नाम पे चुनाव जीता गया, और उसके बाद सीधा आप निकल लिए साइड में, दूसरी पार्टी के साथ आपने सरकार बना ली। ये डिक्टेटर के काम है क्या? कुछ भी बेचा जा रहा है, कुछ भी भांग नशा बेचा जा रहा है, और बस मतलब कोई भी खड़ा होकर गाली दे देता है। मतलब देखो, कोई भी खड़ा होकर गाली दे रहा है। इसमें मेरे को जो लगता है ना, ये तो मतलब ये तो क्या डिक्टेटर बनेगा रे तू, तो एक चलो हो गया, इसमें 2 टेक्स हो भी गए 2 लोगों के। पर इसमें देखो मेन मुद्दा ये है कि जब भी कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी आपको नेशनलिस्ट सरकार दिखेगी, हर जगह, चाहे वो इटली हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो भारत हो। जब अटल बिहारी जी आए थे तब पहला दिन था उनका, पहला दिन, और फॉरेन मीडिया ने लिख दिया था इंडिया हैज कम अंडर अ डिक्टेटरशिप, कुछ इस तरीके से टाइटल दे दिया गया था। तो जब अटल जी को कौन डिक्टेटर बोल सकता है?
जिन्होंने उनका समतलीकरण वाला भाषण देखा। हाँ, वो बोल सकते हैं भूमि को समतल करना पड़ेगा। तो बस तो वो तो उनके कार्यकाल से पहले था ना, बहुत पहले था। तो उस कार्यकाल के टाइम पे तो वैसे ही मौन रहते थे, इस तरीके की कोई बात नहीं करते। उनको तो सॉफ्ट बोला जाता था, माइल्ड, अल्ट्रा माइल्ड है। अभी ये कहते थे ना कि वाजपेयी तो ठीक है पर भाजपाई ठीक नहीं है, ये वाली बात थी। अब वो भी पहले दिन उनको हिटलर बोल दिया और लास्ट के दिन हिटलर बोल दिया। उन्होंने दो चीजें मतलब जो एनसीईआरटी की बुक्स थी ना उसमें दो चीजें चेंज करवाई थी, बस मात्र दो। एक थी कि उसमें लिखा हुआ था, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ था, गुरु तेग बहादुर वॉज अ प्लंडरर, वो एक ठग थे, ठीक है। और दूसरी चीज महावीर जैन के बारे में बहुत ही डेरोगेटरी चीज लिखी हुई थी, वो नग्न और सेक्सुअल उस तरीके की जो बात थी वो नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, पर वो उन्होंने निकलवाई थी। नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में सैफ्रोनाइजेशन हो गया, सैफ्रोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन नेक्स्ट डे छाप दिया गया था। अब आप इटली चले जाओ, इटली में या फिर यूके चले जाओ, बोरिस जॉनसन आया था तो भाई फासिज्म आ गया, फासिज्म आ गया, फासिज्म आ गया। इटली में राइट विंग सरकार आई, फासिज्म आ गया, फासिज्म आ गया। ब्राजील में भी ऐसा हो। आप पूरे विश्व में कहीं देख लो, जब जब राइट विंग सरकार या मतलब नेशनलिस्ट सरकार आई तो ट्रम्प को देखो, उसी को फासिज्म मेरे विचार उसके से टाइम में कुछ नहीं हुआ, जबकि जो भी है ना ये इट इज ये एक पॉलिटिक्स है। आप जिसको आपने अपने वीडियो में बोल दिया कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और इलेक्शंस में कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, ईवीएम पे क्वेश्चन उठा दिया आपने गवर्नर रूल वाले चीज़ें एंगल ले आए। जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। आप कह सकते हो बैड पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। और पूरे भारत के इतिहास को आप देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास को, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने ये बैड पॉलिटिक्स नहीं की है। और ये मुझे लगता है कि पहले तो ज्यादा हुई थी, बल्कि नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ ऑफकोर्स, जो भारत के लोग हैं ना उनको दो चीजों में अंतर करना आना चाहिए, एक पॉलिटिक्स और एक गवर्नेंस। गवर्नेंस पे वोट दिया जाता है और पॉलिटिक्स जो होता है वो पॉलिटिशियन करता ही है, और प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स से माहौल बनाया जाता है, गवर्नेंस पे वोट दिया जाना चाहिए। तो वो समझना चाहिए लोगों को। और ये जो भांग बेच रहे हैं ना, ये कुछ भी चिरकुट बन के भांग बेची जा रही है, चैनल खोल खोल के इतने साला व्यूज भी नहीं बोले जा रहे मेरे तो इतने व्यूज हमने देखे नहीं है कभी। अबे यही लाइन निकाल के वायरल किया, इतने व्यूज देखे नहीं है इन्होंने। प्रचार तंत्र बड़ा तगड़ा है कि आपने देखा होगा कि किन किन लोगों ने उनको प्रमोट भी किया। आप बिल्कुल इसमें जोड़ने वाले थे। नहीं, मैं ये जो बोल रहे थे ना कि सबने इस चीज का यूज किया है। वाजपेयी और मोदी ने अपने कार्यकाल में 10 साल में मोदी ने 5 बार किया है और वाजपेयी के भी टाइम 5 बार होता है। इंदिरा गांधी ने अकेले 50 सरकारों को गिराया, 50। और फिर नेहरू जी ने भी। तो डिक्टेटरशिप की जितनी परिभाषाएं उसने दी है ना, उसमें सबसे बड़ा डिक्टेटर होगा नेहरू। सही बात है। उसके बाद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बिल्कुल। इनके लोग एक्चुअल में, इनफैक्ट मनमोहन ने भी मोदी से अधिक सरकारें उनके टाइम में भी ये नरसिम्हा राव से ज्यादा किसने करे। ऑर्डिनेंस वाली बात जो है, ऑर्डिनेंस जो है वो 5 साल का, अगर हम सरकार का अंतराल देखते हैं तो ऑर्डिनेंस सबसे अधिक नरसिम्हा राव के समय में आया। अभी यहाँ पे यूपी में वो हुआ था, बाबरी मस्जिद हुई थी, नरसिम्हा राव सरकार में थे, सत्ता में थे, सेंटर में। और बीजेपी की 4 सरकारें थी, मात्र 4 ही स्टेट्स में सरकारें थी। यूपी में कुछ हुआ है तो आपने राजस्थान की, हिमाचल की, हर जगह की सरकार गिरा दी। ये कैसा होता है भाई? सबसे ज्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, जबकि कांग्रेस शासित था। और वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये अपने सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए थे पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में, वहां अभी तक नहीं आया। अभी भी लोग कह रहे हैं संदेश खाली हो गया, तो कि राष्ट्रपति शासन लगाओ तब नहीं लग रहा है। लोग नहीं कह रहे हैं, मात्र लोग नहीं कह रहे हैं, ये एनसीडब्ल्यू कह रही है, जो एनसीएससी कह रही है, ह्यूमन राइट्स वाले, एनएचआरसी बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, संस्थाएं कह रही है, लोग तो कुछ भी नहीं होते, शासन नहीं लगा रहे हैं। और ऐसा कई स्टेट में हुआ है लगातार कि जहां लोग बल्कि फ्रस्ट्रेट हो गए, जैसे कि कुछ मोदी को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। और वहीं से फिर ये सवाल निकल के आता है, क्या डिक्टेटर बनेगा रे तू भाई। यार आपने तो सरकार कोई टॉपल ही नहीं की ना। एक सरकार गिरी जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा, वो थी जम्मू एंड कश्मीर। वो भी वहां पे मजबूरी, और वो अलग सीन था, मतलब ऐसा नहीं था आपने कोई सरकार टॉपल कर दी। वहां मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जो सरकार थी वो गिर गई है ना। 5 बार जो बोल रहे हो ना, वो याद भी नहीं आता है हमें।
इवन जब बाबरी वाला आपने जो बताया वो पूरे भारत के अंदर खंडित कर दिया उसमें अरुणाचल वाला भी है ना। आई थिंक वो सब ऐसे ही है, वही बोला ना टॉपल कि कुछ नहीं किया है। वही ऐसा नहीं किया है उसने जहाँ पे एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई वहाँ हुआ है। टॉपल नहीं किया आपने, गवर्नमेंट टॉपल नहीं करी। दूसरा मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के इस पूरे 10 साल के कार्यकाल, 10 मान सकते हैं इसको, ऐसे कौन कौन से ऐसे समय आए जब उनको डिक्टेटर बनना चाहिए था और वो नहीं बने? सबसे बड़ा तो भाई वेस्ट बंगाल में जब आपके काडर को मारा जा रहा था इलेक्शंस के बाद, और पूरा देश कह रहा था कि भाई साहब करो कुछ, भाई साहब करो कुछ, और मेरे ख्याल यहाँ पे जितने 4 लोग बैठे हैं उन सब ने अपने अपने चैनल्स में गरियाया था। बिल्कुल कहा हमने, बिल्कुल। मैं तो कल शाम में गरिया के आ रहा हूँ कि हाँ, नहीं मुझे अभी भी, मैं सही में गर्वित बोल रहा हूँ कि अभी भी भाजपा जो इतना एग्रेसिव दिख रही है ना, आई एम प्रिटी श्योर कि दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन इन संदेश खाली ना। वो मणिपुर पे उनकी इतनी थूथू हुई है ना, बहुत ज्यादा, वो अब इसमें कूदे हैं और उनको टाइमिंग सही लग रही है, इलेक्शन टाइम। तो मतलब वही है कि, लेकिन फिर जो अनुज बोल रहे थे कि भाई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ही करेगा। वो सीए यार, कोरोना कब का चला गया, अमित शाह ने बोला था कोरोना का हम वेट कर रहे हैं। कोरोना और सीए का वैसे भी कोई ऐसा नहीं था कि उधर से जिन रिफ्यूजी को देते तो वो आरटीपीसीआर नहीं करवा के आ रहे थे, कोरोना लेके आ जाएगा, ऐसा तो था नहीं। लेकिन आपने बंगाल चुनाव में सीए एनआरसी को पुश नहीं किया। स्टार्ट हुआ था इनका नवंबर में, कैलाश विजयवर्गीय का है कि एकदम हम लोग लाएंगे, और दिसंबर से गायब है आपके पॉलिटिक्स से पूरा। तो अभी भी जो है ना कि आज भी नरेंद्र मोदी ने बयान दिया संदेश खाली पे, तो वो मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे 26 जनवरी को इन्होंने 135 परिवार के लोग, मतलब जिनके लोग मरे थे संघ और भाजपा के, उनको बुलाया था। आई डोंट सी इट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। हाँ, अब इसमें क्या है ना कि इसी राजनीति के कारण वो जगह चर्चा में आया है, और थोड़ा बहुत न्याय की संभावना है कि कुछ उनके लिए हो जाएगा। वैसे तो 40 साल से कुछ हो नहीं रहा है वहां पे। पर मेरे को लगता है ना कि राजनीति अवश्य होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे। अगर राजनीति नहीं होगी, जैसे हाथरस नहीं होगी, हाथरस इतना बड़ा मुद्दा इसलिए हुआ क्योंकि पूरा ऑपोजिशन चर्चा कर रहा था। तो चर्चा तभी होगी जब राजनीति होगी। होनी चाहिए जहां पे भी आपको इस तरीके की चीज दिखे, राजनीति हो तभी चर्चा में आएगा, तभी लोगों को पता फिर दोनों चीजें होती है, राजनीति होती है। जैसे मणिपुर पे उन्होंने किया तो हमने तो एक्सेप्ट किया ना, नॉन लेफ्ट वाले सब बोले कि हाँ भाई ये गलत है, हुआ है, बिल्कुल। लेकिन तुम साले हाथरस पे जहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, वहां पे तुम तो तुमने क्रेडिबिलिटी खो दी है अपनी। और कुछ हुआ नहीं था ऐसे नहीं कि अजीत भाई ने बोल दिया कुछ हुआ नहीं था, कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने बोला है कि कुछ नहीं हुआ, रेप नहीं था। आप देख लो, एक शब्द नहीं बोल रहे, एलकेएफसी वगैरह जो भी है, एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से, कुछ नहीं आ रहा। संदेश के लिए एक कुछ बता दो, कुछ नहीं। और वो वीडियो बना के बैठा है जो, तो हो सकता है ना एक शब्द बोल जाए तो नहीं बोलेगा बिल्कुल। हलाला शाहजहां ने करवाया होगा, तो अब बाप है तो क्या है बोलेगा, बाप है, चाचा है, मामू है, क्या है, वो तो सब पर्यायवाची होते हैं कुछ लोगों के लिए, तो इसलिए नहीं बोल रहे। बाप चाचा कौन उंगली उठाएगा? नहीं उठाएंगे, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाँ, तो मुझे लगता है एक ऐसे कई चीजें हैं जिन पर डिक्टेटरशिप हो जाए तो, अब एक उसमें से किसान वाला मुझे लगता है जो फर्स्ट पार्ट था, दूसरा मुझे लगता है वक्फ एक्ट, तीसरा मुझे लगता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हाँ जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, चौथा मुझे लगता है कि हिंदू मंदिरों को जो अधिकार हैं, तो ये सारे जितने भी चीजें हैं इन पे कहीं ना कहीं कठोर डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तभी ये सुधर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सुधर सकते। बाकी भाई जो लाभार्थी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो हो ही रहा है ना। इसके अलावा जो चीजें हैं, जो साला आप 370 हटाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ी ना, पूरी पिक्चर उस पर बन गई है, तो उसमें कितनी तगड़ी प्लानिंग की गई है। तो इसी तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है कि डिक्टेटरशिप इन चीजों में कहीं ना कहीं कठोर निर्णय जो होता है, डिक्टेटरशिप पता नहीं सही वर्ड है या नहीं, उसमें आवश्यकता का कॉन्स्टिट्यूशनली आधी सीट है, 370 यार पलट सकते हो, करते नहीं ना, दिक्कत यही है। तो अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डिक्टेटरशिप की आवश्यकता नहीं है। ये तो वर्ड हमने सिर्फ उठाया है वहां से। पॉइंट क्या है कि वो आपको अंगद वाला पैर तो गाड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना नहीं हो सकता। जिस तरीके से किसान आंदोलन ने लाल किले के ऊपर जो किया, हाँ देखो, उसके बाद में, और अभी वो कह रहे हैं कि सारे केस हमारे माफ कर दो। पर वो देखो ना, जो आई थिंक मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ,
वो उस समय आई थिंक 2012 या 11 का समय था, स्वामी रामदेव ने एक आंदोलन किया था, उस पर रात को अश्रु गैस छोड़ते हुए और लोगों को पीटा भीतर गया। में, हाँ, भीतर में क्लोज कंपाउंड में आप बिल्कुल आंसू गैस नहीं छोड़ सकते, ओपन में छोड़ा जाता है। और मुझे याद है मैं और गर्वित उस समय जा रहे थे, सुबह जा रहे थे, अचानक से पता चला वहां तो रात को डंडे चल गए हैं। 4 बजे सुबह के 4 बजे थे हम, सुबह 4 बजे अपने घर से निकल चुके थे, आधे रास्ते पहुंच चुके थे, मम्मी का फोन आया कि भाई वहां पे तो डंडे चल रहे हैं, वापस आ जाओ। हाँ, हमें भी सवेरे ही पता लगा था, हम इतने दिन रात में जाते क्या थे। करने जा रहे थे? हम वहाँ उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसा होता था क्या था ना, वो आंदोलन, हमको लगा कि दिल्ली वाले लौंडे ने था, ब्रो बियर खत्म हो गया ब्रो, गुड़गांव चलते हैं ब्रो। तो रात के दिल्ली वाले हैं नहीं ना, दिक्कत ही है। साले ऐसे ऐसे लौंडे होते थे, हम तो भाई कोक पीने वाले लोग हैं। 3 बजे रात में खत्म हुआ ना, वो पागल हो रहा है, और साली धुंध ऐसी कि 2 मीटर ना दिखे, लेकिन वो बाइक पे 2 ब्रो बैठ के और समझो 3 डिग्री ठंडी में गुड़गांव चलते हैं ब्रो, वहां दारू लाई। अरे नहीं, सवेरे ही जाते थे हम लोग, दिन में पूरा ज्वाइन करते थे, फिर शाम को अपने घर आ जाते थे वापस। नहीं, वो उस टाइम तो का अलग ही वैसा समय कुछ था यार। उन आंदोलनों ने कितना होप दिया था, बहुत होप और उसकी जो है यस, आंदोलनों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। इन्हीं एक नहीं जनरेशन अब देखो ना, जेपी के अभी दशकों तक उठेगा नहीं कोई आंदोलन ऐसा। नहीं, जेपी के आंदोलन से भी जो निकला था उसमें क्या कूड़ा कबाड़ा निकला है। वही निकला है। उसने बिहार बर्बाद कर दिया, उसने यूपी बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ कोहराम तो मचाया था, पर यहाँ पे बच गया मामला, पर बिहार और यूपी तो पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, यहाँ से अब देखो अन्ना आंदोलन से क्या निकला, जिन्न उसने जो हाल कर रखा है। ठीक है, तो ये आंदोलन शब्द तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसके भीतर से जो जिन्न निकलता है ना, वो बिल्कुल उसको बोतल में ही रहना चाहिए जिन्न को, घिसना नहीं चाहिए, और घिसो तो ढंग से घिस दो साले को फिर। अभी जैसा इलेक्शन अब आगे आ भी रहे हैं, पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई ये सरकार ना आए। आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस तरीके के जो नैरेटिव्स बनाना, एक सरकार के खिलाफ अभी तक कोई भी, चाहे वो राफेल हो, चाहे अन्य बहुत सारे मामले हैं, ना कहीं पे भी किसी तरीके का घोटाला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिल रहा है, कहीं किसी तरीके की घूसखोरी नहीं मिल रही है, कहीं जो एविडेंस देते भी हैं कई बार वो भी सारे फेक ही निकलते हैं, बाद में कोर्ट जाकर के फिर सबका निस्तारण हो जाता है। अभी तो फिर वो 370 का हार के वापस आए हैं कि नहीं होगा, रिपील नहीं होंगी सारी चीज़ें। क्या लग रहा है, वीडियो बनाने से सरकार गिर जाएगी? यार देखो भाई, डेटा उटा क्या मतलब, डेटा स्टैट्स नहीं ना। अब राठी जी की जानू ने बोला है कि जानू तो देश में डिक्टेटरशिप आ गई। अब प्रतीक जो है चाटते चूसते हुए बोल देगा कुछ, आइसक्रीम चूसते हुए मैं वो बोल रहा हूँ, समझ गया था। तो वो बोल देगा कि बेबी यार ऐसे मतलब डिक्टेटरशिप आ गया, फांसीवाद आ रहा है, ये सरकार तो जानी चाहिए। तो आप अल्पसंख्यकों के जो प्रेमी हैं उनके मतलब आप उद्गारों को आप ऐसे ही जाने दे दोगे? उनका तो कुछ मानना पड़ेगा ना। वो भी डेटा में आता है कि रघुराम राजन टाइप थोड़ा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोल दिया और साला 8.5% से हम लोग बोले आरफा खानम शेरवानी नहीं आई अभी तक, तो आनी चाहिए। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चली गई, डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर रही है वहां से, मतलब मुस्लिम, सारे स्टूडेंट मुस्लिम, सारे अध्यापक मुस्लिम, क्वेश्चन पूछने वाला मुस्लिम, आंसर देने वाला मुस्लिम, और बात क्या हो रही है, मुस्लिम बोल नहीं पा रहा। वहां से पिछले बार जब लोग बोले थे ना पाकिस्तान बन गया था, और जॉन एलिया का एक स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान तो अलीगढ़ के 4-5 लौंडों की शरारत थी। तो लौंडों की शरारत में बन जाता है, ये लोग बनाना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लग रहा है पेल दिया इन लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस पे, हमको लगता है। बट ये जॉन एलिया का आपने चर्चा की, मेरे ख्याल से सबको जो हमारे दर्शक हैं उनको जॉन एलिया पढ़ना जरूर चाहिए। उसने जो लिखा है एक बार पढ़िएगा जरूर। बहुत गजब आदमी थे। हाँ जी, मैं प्रश्न भूल गया, आपका क्या था? नहीं कि ये सरकार को जो लोग कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए सरकार। ये इतना, ये जो डिक्टेटर वाला पॉइंट है ना, ये इतना फुद्दू है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये लोग जो जिन्होंने वीडियो देखा है ना, वो भी 2, 4, 5, 7% कोई प्रभावित हुए हों वो भी नीचे लिख रहे हैं आएगा तो मोदी। कमेंट पढ़ लो आप, उसमें सारे वही है, ऐसे ही है। और ये इतना, हमारे वीडियो के नीचे लोग कमेंट आके कर रहे हैं, भाई उसने ना ऐसे
ऐसे फिल्टर्स लगा रखे हैं कि हम कुछ कमेंट करते हैं ना वो आता ही नहीं है। हाँ, तो और ये भी बोलते हैं कई बार तो कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कोई नोटिफिकेशन, फिर भी नोटिफिकेशन आते हैं। नहीं वो तो चलो एल्गोरिदम एल्गोरिदम है, उसके बारे में हम क्या बोले। हाँ, हमारे नहीं जाते ना नोटिफिकेशन। हमारे तो ब्लॉक में पड़ा हुआ था। तो जैसे कि तमिलनाडु में हम देख रहे हैं भाजपा का वहाँ पे मतलब कभी ऐसा बेस रहा नहीं है, पहली बार हम देख रहे हैं। बहुत मेहनत करी अन्नामलाई ने, बहुत कोशिशें करी हैं और एक ह्यूज अमाउंट लोगों का वहाँ पहुँचा है। क्या लग रहा है आपको, साउथ में कुछ कमल खिलेगा? कमल तो खिलेगा ही, कीचड़ से ही कमल खिलता है जी। ये भी तो है। वहाँ जितना कीचड़ कीचड़ हो रखा था वहाँ पे तो कमल खिलेगा ही। और उसका मतलब बाकी तो कल गर्वित से भी हमारी बात हो रही थी, कल हम लोग कहीं चाय पीने गए थे अच्छा। तो वहाँ पे चर्चा हो, जहाँ पे आप आए थे, अच्छा। आप जहाँ बोल के नहीं आए, जहाँ पे आप कह देते हो कि हम आएंगे, बस वहीं आप नहीं पहुंचते हो। दूसरों को बोल के साला ट्रेन पे चढ़वा के खुद नहीं आता है आदमी। खैर, तो वहीं पे अन्नामलाई केवल ऐसा नहीं है कि उसने भारत जोड़ो यात्रा टाइप की सोशल मीडिया टीम बना रखी है कि अरे अन्नामलाई का फोटो बना दिया, ग्राफिक्स बन रहा है, नेहरू जी का इतना बड़ा शैडो है, मोदी इतना छोटा, उसमें वो नहीं किया। वो आदमी एक्चुअल में पदयात्रा भी कर रहा है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद किया है, बिल्कुल। और पैरेलली सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया पे उसके स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। और स्टेटमेंट ऐसे फोर्स नहीं है, स्टेटमेंट उस सेंसिबल बातें वो बोल रहा है, जो बात शायद लंबे समय से वहां बोली नहीं गई थी। तो इसका उसको इम्पैक्ट पड़ता। आप पेरियार की धरती पे जा करके आप राम की और ये सब की बात कर रहे हो, और भीड़ देखो यार, भीड़ इतनी गजब आ रही है। और भीड़ को कोरोबोरेट करने के लिए डेटा भी आ रहा है। डीएमके ऑन टीवी चैनल बोल रहे हैं कि भाई 18% जो है वोट शेयर, 2% था, 2% अन्नामलाई का पहले 3.7 वही तो 18 तक जा रहा है। और अगर वो 18 बोल रहे हैं तो हो सकता है 25 भी हो सकता है। 25 तक वो जा रहा होगा, है ना। इसमें देखो तमिलनाडु के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ। 1967 तक वहां पे रही कांग्रेस, ठीक है। 67 के बाद वहां पे पेरियार और ये सब लोग आ गए, डीएमके आना शुरू हो गई, ठीक है। अब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पेरियार वाली बात करते थे, मात्र ये डिफरेंस था कि एक सॉफ्ट था, एक हार्डकोर था। तो मतलब या तो द्रविडियन पॉलिटिक्स ही हो रही है, सॉफ्ट या हार्ड, बस इतना अंतर है। तो वहां पे आपने कहा कि नहीं, एक और विकल्प है। तो वो जो विकल्प, और वहां के लोगों के साथ, वहां के लोगों को आप देखिए, जब सीडीएस की मृत्यु हुई थी तब वहां के लोग अश्रुधारा थी उनके आंखों में, और पुष्प फेंक रहे थे, है ना, पुष्प वर्षा हो रही थी। तो वहां के लोगों के अंदर वो सब चीजें हैं, लेकिन द्रविडियन पॉलिटिक्स वहां के लोगों की ये भावना दिखाती नहीं थी। मैं एक तमिलनाडु से एक यूट्यूबर आती हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि जैसा आपको मीडिया में तमिलनाडु दिखता है वैसा तमिलनाडु है नहीं, क्योंकि तमिलनाडु इंडिया का इंटेग्रल पार्ट अपने आप को मानता है। इनकी पॉलिटिक्स जो है वो, हाँ, इनकी पॉलिटिक्स द्रविड़ नाडु पे जाती है, वो द्रविड़ नाडु कहेगी, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से भारतीय हैं। तो आपको चाहे दिखे ना दिखे, पर वो है। और ये पॉलिटिक्स का हिस्सा बनती नहीं थी, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा जो है अन्नामलाई बना रहा है। हाँ, तो वो जुड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय लेके इसको, मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए विषय। थोड़ा सा मैं समय लूंगा इसमें, कहानी के रूप में मैं बताता हूँ। 5 एपिसोड मिस भी, हाँ जी, तो इसमें क्या है ना कि अन्नामलाई जिस राजनीति से लड़ रहा है और जिस तरीके से लड़ रहा है, उसमें ब्राह्मण हेट्रेड है। और अन्नामलाई की मैंने स्टेटमेंट देखी है, वो बोल रहा है भाई क्या किया इन लोगों ने जो तुम इतनी नफरत कर रहे हो। वहां पे जो राजनीति है ना, उसका बेस ही ब्राह्मण हेट्रेड है। मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा। 1816 में एक ब्रिटिश, आपके पुतिन वाले मीम बनेंगे। पुतिन वाले बनेंगे भाई प्लीज बनाओ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो 1816 में ये एक ब्रिटिश अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का,
उसने क्या किया, उसने एक पुस्तक लिखी और कहा कि जो साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत से पैदा नहीं हुई हैं, जबकि आज हम जानते हैं कि तेलुगु में 90% शब्द जो हैं वो संस्कृत से हैं जी। और उसने कहा कि सारी की सारी भाषाएं जो साउथ इंडिया की हैं वो संस्कृत से नहीं आई हैं, वो अलग है। अब इसी को आधार मानते हुए 1856 आ जाता है। 1856 में एक क्रिश्चियन मिशनरी था, उसका मैं कोलमैन था नाम, मैं नाम भूल गया हूँ उसका। उस बंदे ने क्या कहा है, उस बंदे ने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक और पुस्तक लिखी और उसने भी यही बात कही मोर और लेस, और फिर कहा कि ये जो लोग हैं ये ड्रेविडियंस हैं। हालांकि संस्कृत में इसका शब्द मिलता है कि मैं संस्कृत को ही कोट कर रहा हूँ, मतलब उस बंदे ने ये बात कही कि मैं संस्कृत को कोट कर रहा हूँ, पर संस्कृत में ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति के रूप में यूज हुआ है और संदेहास्पद है, पर स्टिल मैं यूज कर रहा हूँ। और उस बंदे की बुक जो है वो इतनी फेमस हो गई वहां पे कि ड्रेविडियन उसने जो ड्रेविडियन शब्द यूज किया वो एक आइडियोलॉजी के रूप में चला गया। और उसके बाद और रिसर्च होने लगी, हमारा खान पान अलग है, हमारा ये अलग है, वेशभूषा अलग है, हर चीज पे रिसर्च होने लगी और ड्रेविडियन एज एन आइडियोलॉजी बन गई। इसके बाद ये आई थिंक 1915 में होम रूल मूवमेंट आता है, वहां से ये पॉलिटिक्स में आ गए, क्योंकि होम रूल मूवमेंट को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये लीड कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण थे, तो अब जो ये 1857 का इंसिडेंट मैंने बताया, 1856 का इंसिडेंट मैंने बताया, इसमें एक और चीज हुई थी। एक पोप था वहां पे, पोप का एक मतलब जो मैंने जिस बंदे की स्टोरी बताई थी उसके अलावा एक पोप था, उसने क्या किया, शैव सिद्धांत, ये साउथ इंडिया का रिलीजन है और ये ब्राह्मण और सनातन से अलग है, ये सिद्धांत दे दिया, समझे? तो रिलीजन अलग, ब्राह्मणों को बेसिकली, और ये जो शैव सिद्धांत है ये ब्राह्मणों से अगेंस्ट में है। अब पहुंच जाइए आप होम रूल मूवमेंट में, और उसके बाद जो इनकी पॉलिटिक्स का बेस बनता है वो ब्राह्मण घृणा या फिर ब्राह्मण हेट्रेड की तरफ चला जाता है। उसके बाद ये जस्टिस पार्टी वगैरह इन्होंने बनाई है। उसके बाद 1937 में आप पहुंच जाते हैं, तो 1937 में सी राजगोपालाचारी जो आते हैं, उन्होंने तमिलनाडु के भीतर जो स्कूल हैं उनके अंदर हिंदी पढ़ाना इसको चालू करना चाहा था। तो ये हमारे जो हैं EVR ये खड़ा हो गया, इसने एक मूवमेंट चलाया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जा रहा है। वहां से ये मामला ऐसा शुरू हो जाता है। और इसके बाद 1945 में ये जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दोनों को जोड़ते हुए इन्होंने द्रविड़ कड़गम नाम से एक पार्टी बना दी 1945 के करीब। और वो 1949 में इसका साथी था अन्नादुराई, उसने DMK बना दी इससे अलग होके, क्योंकि ये बेटी के साथ जो हुआ था, जो घटनाएं घटी थी, जो पेरियार से जब बेटियार बने उसके बाद तो जो पेरियार से बेटियार वाली यात्रा थी, इसके कारण DMK एक तरीके से वो अन्नादुराई अलग हुआ और उसने DMK बना दी 1949 में। इन्होंने 1947 में, इनकी देखो आइडियोलॉजी क्या है, इन्होंने राज किया है, मद्रास प्रेसिडेंसी पे चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीते हैं, राज किया है, बट 1947 15 अगस्त को इन्होंने काला दिवस के रूप में मनाया। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ के जाएं, और रीजन क्या देते थे कि ब्राह्मणों को राज आ जाएगा, देखो जरा, ठीक है। और उसके बाद से 1963 तक इन्होंने जो जिसे कहते हैं द्रविड़ नाडु, उसकी मांग को जारी रखा है 1963 तक। 1963 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इसको रोका है। 1965 में जो पहला जो बड़ा आज़ादी के बाद, स्वाधीनता के बाद पहला बड़ा हिंदी का के अगेंस्ट जो है वो आंदोलन हुआ है, उसमें पता नहीं 70-80 तो लोग मार दिए इन लोगों ने। तो जो पॉलिटिकल बेस है ना इन लोगों का, जो तमिलनाडु में पॉलिटिकल बेस है, वो यहाँ से निकलता है, वो हिंसात्मक है, वो ब्राह्मण घृणा से भरा हुआ है, वो सनातन घृणा से भरा हुआ है। सारे सबको पता है EVR की स्टेटमेंट्स क्या हैं, जहां पर ब्राह्मण दिखे उसको मार दो, इस प्रकार की उसकी स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जिस बेस के अगेंस्ट अन्नामलाई लड़ रहा है वो इतना भयानक और वृहद है, और उसकी रूट बहुत गहरी है। तो उखाड़ कर मतलब बहुत बड़ी बात है। तभी बीजेपी के पास तो कोई फेस ही नहीं था अभी तक। बिल्कुल नहीं, तो और ऐसा युवा चेहरा उभरना बड़ी बात है। इसी तरह से लीडर्स बनते हैं। आप देख लो ना कि योगी आदित्यनाथ की स्पीचेस देखो, पहले तो इस तरह का कोई पोटेंशियल दिखाएगा ना जो बिहार में लैक करता है। वही कहना ऐसा बिहार में या दिल्ली में साला मतलब एक नेता नहीं मिल रहा है
जो ढंग से बोलना जानता हो। बाकी तो हम कैरिश्मा और ये सब तो छोड़ दो, उसको साला प्रॉप अप करके बना देगा आदमी। हाँ उसका क्या है सबसे बड़ा अचीवमेंट, बिहार भाजपा चीफ का कि मुरेठा बांधता है। कल ही हम बात कर रहे थे ना, इसने मतलब गर्वित भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बताओ साला मुरेठा शान होती है। लोग कहते हैं कि राम जी का मंदिर जब तक नहीं बनेगा मैं जो है पगड़ी नहीं पहनूंगा। ये कह रहे हैं जब हमारी पार्टी आएगी तब मैं उतार दूंगा। तो बिहारियों को साला गाली सुनवाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा जो प्रेसिडेंट बना देती है और 3 लाइन ढंग से बोल नहीं पाते। तो अन्नामलाई का वही है। और आपको हमेशा नेता खाली ये नहीं कि आपके पास फंड है, सपोर्ट है, नहीं, बोलना तो आना ही चाहिए, क्योंकि वही बोल करके आप मास को इग्नाइट करते हो। और मास भी उसी नेता की प्रतीक्षा में ना पीढ़ियां गुजार देता है। बंगाल में आप देख लो क्या हाल है। बंगाल में संदेश खाने में अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि वहां एक उभरे, मार खाए साला, जेल जाए, ये सब करे, अपने आप को नेता बन जाएगा। उसको किसी की बाकी होगी। तो वही यहाँ पे अन्नामलाई उस वॉइड को जो है ना वो भर रहा है और लोगों को यह रियलाइज करवा रहा है कि भाई तुम साला हिंदी से घृणा करके तुमको मिलेगा क्या? मत पढ़ो ना, कौन बोल रहा है तुमको पढ़ने के लिए? हाँ, इच्छा है जिसकी पढ़े, जिसकी नहीं इच्छा मत पढ़ो। और डीएमके के जो स्कूल है ना उनमें पढ़ाई जा रही है हिंदी। अरे उनके बच्चे पढ़ते हैं सर, वो सब पढ़ते हैं। और हमने अभी बात भी करी थी जब गर्वित भाई के यहाँ पे हम गए थे कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर की लैंग्वेज इंग्लिश को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ 100 किलोमीटर दूर की हिंदी को अडॉप्ट ना करना एक अंदरूनी से घृणा दिखाती है और वो राजनीति से प्रेरित है। वो राजनीति से ही प्रेरित है, विशुद्ध राजनीति ही है। एक्चुअल में लोग 5% होंगे जो उस तरह के कट्टर लोग होंगे जो आपको हर रीजन में दिखेंगे। यूपी में चले जाना तो उनको बिहारियों समस्या हो जाती है, बोले नहीं तुम अलग हो। तो ये 5% यूपी में है, वो हर जगह मिलते हैं। बिहार में भी आपको मिल जाएंगे 5% जिनको लगता है कि हम न्यूयॉर्क में रह रहे समझे, और बाकी सबको समस्या हो जाती है, ये मिलेंगे। बट बियॉन्ड दैट आपको लोग नहीं मिलेंगे जिनको ये दिन हर दिन की नहीं साला एकदम उसको काट देना है, वो मंदिर में हमको जाना है, हमको पीरियड्स आ रहा है फिर भी हमको जाना है, इस टाइप का लोग नहीं होता है। अच्छा, अन्नामलाई को देखोगे आप, अगर उसकी यात्रा को देखोगे ना तो वो जेन्युइनिटी दिखती है लोगों से, जब वो मिल रहा है ना तो उसके चेहरे पे विह्वलता दिखती है, ममता उभर रही है। भारत मंडपम में देखा उसको, नीचे में बैठा हुआ, यस सबसे आगे नीचे में बैठा, एडिटर महोदय लगा दिया वो फोटो वहाँ, और वो लिख रहा है बकायदा, वो सारी चीजें नोट कर रहा है। इस व्यक्ति ने जो AIADMK के साथ अलायंस था वो इसके कहने पे टूटा है कि भाई मैं रिजाइन कर दूंगा अगर। और ये देखो कॉन्फिडेंस दिखाता है, बिकॉज अदरवाइज AIADMK के बिना कैसे सरकार बना सकते हैं, नहीं बना सकते थे। पर ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मैं धरातल पर काम कर रहा हूँ और उसका असर दिखेगा। देखो 4 से 6 सीट देने की अभी जो एग्जिट पोल्स हैं, जो भी बोलते हैं उसको, तो उसके अनुसार ओपिनियन पोल में 29 सीट दी जा रही है डीएमके को, 4 से 6 AIADMK को, 4 से 6 बीजेपी को। लेकिन जो मुख्य ऑपोजिशन रहेगा वो भाजपा रहेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि तमिलनाडु में मेन ऑपोजिशन भाजपा रहे। बड़ी बात है। तो अभी जैसा कि हमने इस यात्रा की बात करी और जैसा सवाल आया था सबसे पहले अजीत भाई ने बात कर दी थी न्याय यात्रा की, तो वहां हम देखते हैं बीजे न्याय यात्रा, तो वहां हम देखते हैं कि सिर्फ ऐश्वर्या राय चल रही है, अमिताभ बच्चन चल रहा है, वहां सिर्फ जाति, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, इवन OBC जाति वाले को उसके सामने कूट दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोनों को जब हम दोनों नेतृत्व को हम देखते हैं, युवा कहे जाते हैं राहुल गांधी भी, भले 56-57 साल के हो गए, वहां हम देखते हैं जेन्युइनिटी है। वो बंदा अगर चल रहा है उसके फेस पे वो पसीना टपकता हुआ दिखता है, उसकी चमक अलग दिखती है। इधर हमारे राहुल गांधी जी हैं जिनकी किसी भी बात में कोई सीरियसनेस होती ही नहीं है। ये जो अभी चल रहा है और उधर से किसान आंदोलन जो मिल रहे हैं सारी चीजें, आपको क्या लगता है कि मतलब इधर से ध्रुव राठी, किसी ने ट्वीट करा ध्रुव राठी अकेला विपक्ष के बराबर है, तो मैंने कहा विपक्ष को समाप्त कर दो, ध्रुव राठी को बैठो, इसी को बैठा दो भाई। अभी क्या लग रहा है कि हर तरीके से जो टूल किट आपने कहा कि जारी करी जा रही है, अन्याय यात्रा, इससे मैं बोलूंगा कि धागे भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग अपना धागे की जगह आप जो है वो देख लीजिएगा कितना माइक्रोन का है वो। तो इन सब का कोई पर्पस भी नहीं है, ये केवल राहुल गांधी को व्यस्त दिखाने के लिए ये उपक्रम हो रहे हैं
बियॉन्ड दैट कोई यूटिलिटी नहीं है इसकी। ना भारत जोड़ो यात्रा की थी ना इसकी है। भारत जोड़ो में केवल और केवल सोशल मीडिया गेम ये जीत रहे थे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले जो इनका कांग्रेस का जो हैंडल चला रहा था वो उतना नहीं चल रहा था, लेकिन जब ये भारत जोड़ो यात्रा आई तो ये, और उसके बाद फिर कंपैरिजन आने लगेगा। मोदी ने बोला देखो इतना ही व्यू है हमारे राहुल गांधी जी का, तो साले वहीं पे करवा लो, ट्विटर पे पोल करवा लो, चुनाव करवा लो, वहीं पे बना लो है। तो उसका, या किसान आंदोलन अभी चर्चा में भी नहीं है। पहला 5 दिन रहा, उसके बाद संदेश खाली को हम लोगों ने पुश किया और आज के डेट में संदेश खाली पे डिस्कशन हो रहा है और आज मोदी ने बोल दिया वहां पे जाके, तो अब तो वही डिस्कशन में आएगा ही। तो बाकी तीसरा आपने क्या बोला था? 3 चीजें आप, अन्नामलाई और ये सब बोला। एक भाजपा को लेकर के रिसर्जेंस जो है ना, इसमें हाँ एक चीज आप मिस कर गए, वो ये है कि बहुत सारे लोग छोड़ करके आ रहे हैं भाजपा में। और ये 400 पार का जो दिया गया ना, वो केवल मतलब वो 2 लेयर पे काम कर रहा है। एक है कि अपने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है, उनका उत्साह बढ़ता है इससे। जब संसद में तुम्हारा नेता वाला 370 तो आएगा ही, 400 भी कर देंगे इस टाइप से। और खड़गे भी उस चक्कर में फंस के बोल दे रहा है। उसके रामचंद्र गुहा जो है बोल रहा है उसके करण थापर के शो पे, योगेंद्र यादव भी मीठा मीठा होके बोल रहा है। तो उन लोगों ने विपक्ष का मनोबल तोड़ दिया है उससे। और फिर मनोबल और टूटता है जब अशोक चव्हाण जैसे संगठन के नेता जिनका जमीनी पकड़ है वो भाजपा में आ जाता है। और टूटता है जब पता चलता है कमलनाथ भी जा रहा है। वो ज्वाइन करे या नहीं उससे मतलब नहीं है, वो दिल्ली में अमित शाह के घर तक गया, वो उतना एनफ है मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो है वो नींव हिलाने के लिए। उससे कार्यकर्ता क्या सोचेगा? सोचो ना कि साला उसको पता ही नहीं कि नकुलनाथ रहेगा हमारा नेता कि कमलनाथ रहेगा कि नहीं, आज है कल नहीं। तो ये सारा मिलकर दिखा रहा है कि भले भाजपा हो सकता है 350 सीट लाए, मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, 400 सीट मुझे नहीं दिखता है होता हुआ। ठीक है, 350 भी कर लेंगे, ट्रेमेंडस अचीवमेंट होगा। क्योंकि 2 टर्म का आप एंटी इनकम्बेंसी भी जोड़ो, कुछ ना कुछ, भले नहीं है प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन माहौल लोग बना रहे हैं। आप एडप्ट करना, वो भी 70 सीट एक्स्ट्रा, 70 नहीं कि 303 से 370, तो वही, तो उतना सीट ऐड कहाँ से आएगा? या तो आप नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ा दो जो 2026 में बढ़ेगी। ये सब मिला के मुझे लग रहा है कि सेफ है, बट इनका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट। अच्छा, इधर आने की बात, भाजपा में आने की बात हुई अभी, तो तमिलनाडु में फिर से चलते हैं। और तमिलनाडु में डीएमके के लोग और एआईएडीएमके के लोग छोड़ के 15-16 डीएमके का एक बंदा आ गया है और एआईएडीएमके के 15 लोग, द्रविडियन पॉलिटिक्स से कई लोग जो हैं वो, अभी एक तो कांग्रेस ही भी आया है, एक कांग्रेस का छोड़ के भाजपा में आने, ये कितनी बड़ी बात है, आपको क्या दिखाता है ये? आई थिंक पूर्व एमपी है एक डीएमके का, उसने ज्वाइन किया है, और कुछ और जो द्रविडियन पॉलिटिक्स के ही नेता उन्होंने ज्वाइन किया, और कांग्रेस का भी एक लीडर था अभी, उसने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है। बाकी ये जो यात्रा वात्रा है ना, ये तो अभी वाली तो इतनी फ्रॉड है। उसमें तो पिछली वाली कवर तो हो रही थी, इस बार तो ये मेरे को लगता है कि ये खुद ही परेशान, तभी इसको ये ऐश्वर्या राय बीच में लाके कवरेज तो हो जाए कुछ, मेरी कवर ही नहीं हो रही। इस बार लग रहा है उसका स्क्रिप्ट राइटर भी भाग गया बीच से। उसको छोड़ देता है बीच में, बोला ब्रो आप चढ़ जाना ब्रो, संभाल लेना। ऐसा है, ये महात्मा गांधी बनाने का प्रयास था राहुल गांधी को, वो चल भी ऐसे ही रहे थे, याद दांडी यात्रा कर रहे थे, वरुण गांधी से भी गए गुजरे बन गए। मुझे नहीं पता दांडी यात्रा हो गया उसका, ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी किए उन्होंने या नहीं, बट कहीं ना कहीं वो प्रयास वही था। उनके बाथरूम में कैमरा लेके लोग तो जा ही रहे थे, कितना ऑर्डिनरी सा बाथरूम है। आरफा ने शुरू किया था, वायर कवर किया था पूरा, लेके गई थी कैमरा वहां भी। रादर उसके ऊपर मतलब लोग कह रहे हैं अबे ये इतना लेविश है, आप इसको ऑर्डिनरी बोल रहे हैं। उनके लिए ऑर्डिनरी है, ये होता है। प्रज्ञा, अरे नहीं यार, मतलब ये तो गजब मीम था। और दूसरी बड़ी बात के जो आपने बताया कि भाई सब लोग शामिल हो रहे हैं, फिर वही बात आ जाती है कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, तो क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं फिर यहाँ आ गए,
तो वो फिर वॉशिंग पाउडर। भाई वॉशिंग पाउडर तो है ही, उसमें कोई शक नहीं, वॉशिंग मशीन तो है भाजपा। अब आप भी देख लो ना, 50 नेता कांग्रेस के निकल के वो आइडियोलॉजिकल बेस पे तो आए नहीं होंगे, उन्हें पता है कि भाई जीत रहे हैं। आप आरजेडी के नेता उतर के 2014 से आने लग गए थे, कांग्रेस के इतने नेता शामिल हो गए, एक रम को राम और ऐसे शब्दों का यूज करने वाला नरेश अग्रवाल, हाँ वो शामिल हो गए भाई। ये सब तो देखो, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स है, घटिया पॉलिटिक्स है। पर दिक्कत क्या है ना, एक महाभारत में एक संदर्भ आता है, ये मैंने भी सुना ही है, मैंने भी पढ़ा नहीं है, पर अगर ना हो तो माफ कर देना। बताइए, मैं कंफर्म कर देखिए, महाभारत में बताया गया एक संदर्भ आता है कि ये जो यदुवंशी हैं, इनमें डिबेट चल रही है कि भाई किसकी साइड से लड़ें। तो एक कहता है कि कौरवों की साइड से लड़ते हैं, वो कहता है भाई ये तो ऐसे नीच जलील लोग हैं। दूसरा कहता है पांडव के साइड से लड़ते हैं, कहता है तो उन्होंने भी तो अपनी महिला के साथ, अपनी स्त्री के साथ गलत किया, जुए में हार गए उसे, तो दोनों गलत है। वो बलराम जी कहते हैं भाई देखो ऐसा है, तुम कितनी डिबेट कर लो, करना तुम्हें वही है जो ये मुरली वाला कहेगा। ठीक है, तो इससे पूछो। विष्णु जी का अवतार बता रहे मोदी जी को। तो जी हमारे जो कृष्ण कन्हैया है वो आकर कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो 2 ईविल में से कम ईविल को चुनने का गेम है। ठीक है, तो पॉइंट वहीं आ जाता है कि 2 जो ईविल हैं या 4 ईविल हैं, उनमें सबसे कम ईविल कौन है उसको चुनने का गेम है। अब इसमें आप ये सारी चीजें देखने लगोगे ना, तो आप किसी भी पार्टी को वोट ही नहीं करोगे। आप और ये हमेशा हुआ है, मैंने तो कांग्रेस के टाइम में भी देखा है, तो हमेशा से ही होता है कि तो फिर वो वॉशिंग पाउडर कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। आप मेरे को बताओ ना, जब गुजरात में भाजपा जीती थी, 95 की बात है, तो वाघेला ने उपद्रव मचा दिया था पूरा कि भाई मैं तो जा रहा हूं, मैं तो ये 47 एमएलए लेके वो चला गया था। केशुभाई की सरकार, हाँ केशुभाई की सरकार थी, 47 एमएलए लेके वो मध्य प्रदेश चला गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे रिजॉर्ट में बैठा होता। अब रिजॉर्ट में क्या होता है भाई, हमें क्या पता, हम कैसे कह सकते हैं, हम तो रिजॉर्ट में लूडो थोड़ी खेल रहा था, लूडो थोड़ी खेल रहे होंगे, पर वहां पे कुछ और खेल रहा होगा। अंकुर भाई नोटी रहते हैं मोड में। इन तक तो पता है, तो आए भी नहीं थे। तो देख लेता हूँ एपिसोड में, देखता ही तो वाघेला काटते वो पार्ट नहीं देखता, वो अलग है। वो बोल देते हैं काट दो, तुम लोग क्या बातें करते हो मुझे नहीं पता। हम लोग नहीं, ये आदमी बोलने लगता है, ये जो बोल जाते हैं वो कटवाना पड़ता है, मुझे बोल के कटवाना पड़ता है। नहीं, ये वॉशिंग मशीन वाली बात है ना, इसमें आप देखिए कि कम से कम भाजपा के समर्थकों में इतनी लज्जा है कि अपनी पार्टी गरियाते हैं, साली ये क्या कर रहे हो। उधर वाले का तो नहीं बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। इसमें ना ये जो आपने बात बोली, ये इसलिए भी है क्योंकि आप लोग, हम लोग आइडियोलॉजिकली साथ में हैं। वहां पे जो चमचे हैं वो इसलिए साथ में हैं क्योंकि उनको कोई यार आ जाता कुछ मिलता हो, वहाँ मिलकर के बिरयानी खिला दी गई है ना, तो थूका और बिरयानी खा रहे हैं। अभी इसका ये एलकेएफसी का वो चेक किया, वो ट्वीट क्या किया था इसने, पाकिस्तान जिंदाबाद वाला। अरे उस पे तो आ गया, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई उस पे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार प्रतीक का ना, इसका दूसरा वाला प्रतीक है ना, प्रतीक ने सपोर्ट किया था उसको। प्रतीक ने ना एक बार पहले क्या हुआ था, आई थिंक पुणे की घटना थी, पुणे में भी ऐसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोला था, और फॉरेंसिक ने जांच करके बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया है। फॉरेंसिक की जांच के बाद प्रतीक का ट्वीट आया कि नहीं नहीं, फॉरेंसिक झूठ बोल रही है, हमने जांच कर ली। ये क्या आदमी है भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस। इवन दाई मोर्चा के चक्रव्यूह में पूरा एक चैप्टर मैंने दिया है जिसमें पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे ही हैं, और उनमें इनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आपने बताया कि टकले की फॉरेंसिक रिपोर्ट और जो असली फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो पूरा एक सीक्वेंस बताया कब कब कहाँ कहाँ लगे और किस तरीके से लगाए गए हैं। वैसे मैं पूछना चाहता अजीत भाई, आपका भगवा कुर्ता कौन से वॉशिंग पाउडर में धुला हुआ है? अरे नहीं, ये तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही चमक सी है। ये ससुराल पक्ष का दिया। अच्छा, वहाँ का है, वहाँ भाजपा पहुंचने वाली है। वहाँ भी जाने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले, जब हम शूट करने से पहले आप लोग चर्चा में थे, उस टाइम कह रहे थे कि डिक्टेटरशिप तो तब आए मजा जब हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से दरक जाए और कर्नाटक भी खिसक जाए। तो क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? मुझे तो लग रहा है डीके शिव कुमार ना ज्वाइन कर ले भाजपा। आप कल पेल रहे थे उसको ट्वीट करके,
वो कहाँ ज्वाइन करने दोगे आप उसको? पेल देते हो बेचारा, उसने खरीदा हुआ ब्लू टिक लिया है, ये उसको पेल दे रहे हैं। नहीं शिव कुमार जी आएंगे और फिर हम मंदिर लोग वही बनाएंगे। और आप लोग जो अपना ट्वीट उसके अगेंस्ट लिखा है, बुक मार्क करके रखे, वो सब डिलीट हाँ, वो हमें delete भी करना है। भाजपा वालों की बड़ी समस्या हो जाती है बाद में बोलते बाद में पता चले कि साला आधा ट्वीट हमने डिलीट ही मार दिया तो हमारी तरफ आ गए ये लोग। मोदी जी से इसलिए मैं कहूंगा कि भाई ये इतना स्पीड से मत लीजिए, और विपक्ष रहना चाहिए कुछ कुछ, नहीं तो फिर ध्रुव राठी ही खाली बचेगा। फिर बाकी पूरे तो विपक्ष के इधर नाम ही आ पे। जाएगी। तो वो तो अरे है। इतनी स्पीड से तो कहीं राहुल गांधी ना घुस जाए कहीं कल मैं भाजपा में। यार मैं यही अगला सवाल ये था मेरा कि खड़गे जी को आपने लाइन में लगा दिया, कैसे खड़गे जी अमित शाह से मिलने पहुंचे। मैंने कहा सोनिया गांधी को भी इन्होंने वहां से निकाल दिया, हो सकता है वहां भाजपा कोई सीट दे रहे हो, कल ये ना पता लगे कि न्याय यात्रा चलते 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 भाजपा कार्यालय में घुस जाए। कहते मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ। मोदी जी कुछ भी बना देना। हाँ, बना दो बस, कर दो आप काम। नहीं ये सब पे जो वॉशिंग पाउडर वाला था ना, उस पे एक बंदे ने किसी ने बढ़िया लिखा था, बोला था भाई पॉलिटिक्स जिनके लिए जॉब है, हाँ, हमारी भी जॉब होती है, हम साला ये कंपनी ये छोड़ करके करते बी में हैं। ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे भाई? करते तो हैं। किसी को पैसा दे रहा है क्यों नहीं जाएगा? पैसा दे रहा है भाई कांग्रेस, आपको कांग्रेस से टिकट मिल जाए, आप लड़ लोगे आज की डेट में? नहीं लड़ोगे, आपको पता है हारना है, पैसा वेस्ट करना है, क्यों लड़ोगे भाई? भाई तो देखो, ये इसमें- दिक्कत है सबसे बड़ी, इसमें पावर मेरे है, को पैसा है। एक बात ये भी लगती है कि अगर आप हर एक पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अगर मैं भाजपा में जाता हूं तो मेरे को भाजपा की आइडियोलॉजी के बारे में कहा जाएगा कि आपको ये, अब शहजाद पूनावाला फॉर एग्जांपल, शहजाद पूनावाला जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात करते थे, अब भाजपा की आइडियोलॉजी की बात करते हैं। अगर आप आइडियोलॉजी से सहमत हो तो आ जाओ, अगर सहमत नहीं भी हो तो बोलो उसी तरीके का। एक इसमें पॉइंट ये भी है ना कि जब हम बीजेपी की बात करते हैं या लेफ्ट की बात करते हैं, इनकी तो मुझे आइडियोलॉजी समझ में आती है कि इनका है ही नहीं ना। नहीं इनकी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की तो आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस किस आइडियोलॉजी पे काम करती है मुझे बताओ जरा। नहीं है, पता नहीं क्या है उनकी, भाई वो वो किसी बेसिकली की भी तरफ खड़ा हो जाएगा। जिस वामपंथ उनकी जड़ काटी, उसी कन्हैया कुमार को अपने में ले रहे हैं। उन्हीं लोगों को इन्होंने कहा ना कि हम राष्ट्रवादी थे। सबसे पहले में तो जब भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस क्या थी? वही थी स्थिति जो आज भाजपा की है, हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, सब लोग इसी में ही थे। गाय बछड़ा बैल सब इनका सब सिंबल इनका हुआ करता था। अभी जो अजीत कह रहे थे ना, मैं उससे भी सहमत हूँ। पार्टी ठीक है, पार्टी का मुखपत्र, पार्टी सारी उसकी एक आइडियोलॉजी पेपर पे दिखती है, यस, टॉप लीडरशिप में भी आइडियोलॉजी दिखती है, पर ये जो कांग्रेसी घुस गए हैं, ये जो नीचे वाले नेता हैं, इनमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी में भी इनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि चुनाव लड़ो जीतो, और कल को फॉर एग्जांपल कांग्रेस ऊपर आ जाती है ना, तो ये ही लोग कांग्रेस फिर से भाग जाएंगे। जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं लोग, ऐसा स्विच मार रहे हैं बहुत जगह पर। ऐसा नहीं है खाली भाजपा में ही आ रहे हैं लोग, जा जिसको भी टिकट रहे नहीं हैं, मिलती उसको हो जाएगा ही। अब ये आज खबर आई है कि दिल्ली में जो सातों की सातों सीटें उस पे थोड़े नए शायद कैंडिडेट आए, ऐसा मैंने कहीं सुना उड़ता उड़ता। आम खिलाने वाले भाई साहब भी आ रहे हैं। मेरे को देखो लगता नहीं, अक्षय कुमार अगर सोच रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आ जाए, वो भाई साहब 4 लोग ट्रोल कर दे तो उसके माफी मांग, अरे भाई साहब गलती से बटन दब गया, लाइक जो हुआ वो गलती से हो गया, वो ऐसा हो गया, वो आपको स्पष्टीकरण देने आ जाते हैं। तो भाई इतनी सॉफ्ट खाल वालों के लिए पॉलिटिक्स है नहीं। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदेश खाली, आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक ऐसा स्टेट, उसके खिलाफ जा करके बात करना कि जहां पंजाब, जहां कल ही सरकार बनी है, वहां से रचित कोटवाली जाता है, और राजस्थान में आप देखो किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी ये काम करे हैं। पश्चिम बंगाल के खिलाफ तो मतलब वहाँ सरकार के खिलाफ, ममता के खिलाफ बोलने से लोग डरते हैं, फिर भी वो मामला उठाया। आज है हाइप में, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उस चीज़ को। अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो गिरफ्तारी कम और वो फिल्मी सीन ज़्यादा लग रहे हैं। अजीत भाई, उसमें मतलब ये, लेकिन ममता पे बैकफायर करेगा ये जो ऐसे ऐसे घुमा के गया है ना। हाँ, उस आदमी को लगता है ऐसा कि अरे मैं तो तोप हूं, मैंने तो पैसे खिलाए, मैंने मैनेज कर लिया पूरा सब। दिल्ली में आपने देखा था गिरफ्तारी हुई थी तो उसने ऐसे यूं करके गया था। राइट वो कहीं जहांगीरपुरी कहीं वो जहांगीरपुरी दंगे के बाद हाँ जेसीबी भी भेजी गई थी, उसके बाद यूं करते पुष्पा मोड में दिखाना, और ये भी उसी मोड में दिख रहा है। हाँ, यही सब मोड़ ये था। भी ब्रजेश पांडे भी बिहार का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था, उसमें भी वो यही क्या होता है ना कि ये जो
छुटभइये नेता होते हैं ना, ये कोई माफिया उस लेवल का नहीं है, ये माफिया का धागा है, अधो जटाओं के त्याज्य गुच्छ, वही है ये। उनमें से एक ये छोटा छोटा ढेर सारा ऐसा है, उसमें से एक को ये लगता है कि अरे हमको तो बचा लेगी और यूं 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 ये घुमा के जा रहा है। लेकिन जिस दिन ममता को ऐसा लग गया, या जिस दिन भी सत्ता को लग जाता है ना, कैसे नुकसान हो रहा मुझे। कितनी फिल्मों में देखा है हमने यार। और रेड आई थी, रेड कौन सी फिल्म थी उसमें, एंड में कहाँ बचाती है वो? हाँ, वो उसको चेक करने में सेकंड भर नहीं सोचेगी, बोलेगी कि साला यूपी पुलिस लेके चला जाए हमको, हम तो इसको जानते तक नहीं है, इस टाइप से। तो वही है मेरी मतलब मेन जो समस्या इन सब के भीतर, कि लोगों को लग रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, हो सकता है मिले भी, नहीं तो ज्यादा चांस मुझे लग रहे हैं कि अल्टीमेटली ये फंसेगा और ये जाएगा, लंबे समय के लिए जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो बोला ना कि बेटा बेल वेल तो भूल जाओ, 10 साल तुम्हें लगेंगे, अभी 43 केस है इस पे, आपका तो आना जाना लगा रहेगा। देखो लंबे समय के लिए तो जाएगा, असिस्टेंट रख लो। वो इसलिए भी जाएगा कि अब तो मोदी ने ही बोल दिया, अब बचा क्या है, है ना। अगर पहले टीएमसी के लेवल पे बात होती तो ये बच जाता। इन्होंने सलट लिया था ना भाई। 2021 के मई में जो दंगे हुए, वीडियोज हमने देखे, महिलाओं को खींचा जा रहा है, दंगा करके रेप करने के बाद उसके घर के आगे फेंका जा रहा है, वो सब वीडियो वो तक ममता ने कंटेन कर लिया था। इस बार वो कंटेन नहीं कर पा रही। वो इलेक्शन मुद्दा बन गया है, क्योंकि वो जन आंदोलन एक्चुअल में बन गया है और भाजपा ने अपना पूरा फोकस उधर डाला हुआ है। तो ये मिला के ऊपर से सीए आएगा तो उसका इम्पैक्ट, और 17 लाख इलीगल वोटर्स जो अभी जो बैग भर भर के लेके गए, ये तीनों फ्रंट पे अगर ये फुल अच्छा ऐसी भी कोई न्यूज़ है, ये मेरे को नहीं पता था। 17 लाख शुभेंदु अधिकारी 17 लाख वोटर फर्जी है केवल बंगाल में, केवल बंगाल। उसका पूरा लिस्ट, एक फोन नंबर है बस, एक फोन लिस्ट के ऊपर चल रहा है सारा है। तो आप ये देखो कि वो महिलाओं का तो आपने बता दिया, लेकिन जो पुरुषों को गले में फांसी का फंदा डाल डाल कर लटके हुए आए दिन वीडियो आया करते थे। चक्कर क्या है ना कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार, लोगों को अत्याचार लगता है, पुरुषों के साथ हो गया तो ठीक है, लोग ऐसा ठीक है यार। कैसी विभत्स लाशें हमने देखी थी, कटीले तारों में पेड़ पे टंगा मिला जली हुई लाशें, पानी में फूल रहा है। हम तो वहां गए, मैं उन परिजनों से मिला हूँ, 50 से मैं मिला हूँ। मतलब ऐसी संस्था गर्दन काट के धड़ फेंक दिया और गर्दन टोकरी में रख के ट्रेन पे डाल दिया, साला वो कहीं और जाके मिलेगा। इस तरह से वहां पे हो रहा है बमबाजी, आम बात है। घर पे बन रही है। हाँ, कुटीर उद्योग है ना, तो उस टाइम एमएसएमई में आता है। तो ये सारा चल रहा था। तो अभी क्या है ना, इसको अगर ये पुश करते रहें तो मल्टीपल जगह से इनको सपोर्ट मिलेगा, मतलब ऑर्गेनिक सपोर्ट मिलेगा। ऑर्गेनाइज नहीं कि मोदी जी का हेलीकॉप्टर देखने के लिए 2 लाख लोग जो बिहार से भी बुला के लेके चलेगा, नहीं, एक्चुअल में वहां से इनको सपोर्ट मिलेगा। वही नवली को भी एक्चुअल में सपोर्ट मिल रहा है ना, वही बात आ गई यहाँ पे भी। तो अब इसका जो रिपरकशन है, वो इसका जो प्रभाव है, वो आपको सीटों पे भी दिखेगा, बंगाल की सीटों पे भी दिखेगा, हो सकता है। नहीं, और यार ये लोग साले इतने हरामी हैं। ब्लॉक लेवल का कोई नेता था और उसका वीडियो है, वो बोल रहा है चमड़ी छील लूंगा अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सेंट्रल फोर्सेज बचा लेंगे, ये तो चुनाव भर ही रहेंगे, उसके बाद चली जाएंगे, उसके बाद तो हम ही हैं, हम ब्लॉक में भी, हम जिले में भी, हम विधानसभा में भी हैं, तुम जाओगे कहाँ, काट देंगे। ओपन स्टेटमेंट देखिए वो वीडियो अब हर जगह चल रहा है। अब ये है कि क्या इनका डर, एक होता है ना कि डराते डराते तुम खत्म कर दो उसका डर, उस स्थिति में अभी बंगाल पहुंचा है या अभी उस प्रोसेस में है कि अभी भी डरेगा और निकलेगा ही नहीं इनके खिलाफ वोट। हाँ, कहीं अधर में लटका हुआ है, कुछ इस तरीके की स्थिति। एक्चुअली मुझे क्या लगता है, मेरा जो कंसर्न है वो ये एक बंदा नहीं है, मुझे लगता है 50 में। तो जो बंगाल का सॉल्यूशन है वो यूपी वाला ही है, सीधा जाओ ठोको, ठीक है। अब ये फिर से सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं वो डिक्टेटर हूँ, बट यही जो है ना, ये मोड़ होना चाहिए। अभी हम एक सिटीजन की तरह जब बात करते हैं तो यही एक सॉल्यूशन मुझे दिखता है। और ये जो फेक वोटर कार्ड वाली बात आई थी, ये आज से थोड़ी चल रहा है, हाँ, लंबे समय से। 75 में उसका आई थिंक ज्योति बसु का 79 में या सॉरी 92 में बयान है ये
ज्योति बसु का कि 1979 से 1992 तक बीएसएफ और एक और कोई संस्था है मोबाइल कुछ ऐसे, 2 संस्थाओं ने पता नहीं कितने लाख थे, 20 लाख थे, 25 लाख थे, इतने लोग तो सिर्फ क्रॉस करते हुए पकड़े जो घुस चुके हैं, जिनका वोटर बाद में बनवाया गया है लोकल लीडर्स द्वारा, जिनके बाद में आधार भी बने हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो तो अलग हैं। पकड़े लोगों की संख्या इतनी थी जो बीएसएफ वगैरह ने पकड़ लिए थे। ये ज्योति बसु का आधिकारिक बयान मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए। और ये जो हमारी दीदी है ममता दीदी जो है ना, उन्होंने तो ये रोहिंग्या वाला एंगल भी ले आए। वो तो पहले बांग्लादेशी वाला एंगल था ना, जो अब रोहिंग्या वाला भी आ गया। ये सौंदेश खली में जो सबसे बड़ी मैं एक आई थिंक स्वराज्य का आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता वो आई थिंक उन लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों को ही कोट किया है। तो उसमें लोकल लोग ये बोल रहे हैं कि जो रोहिंग्याज है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गए हैं और यही महिलाओं को छेड़ रहे हैं। इनकी महिलाएं तक कहती हैं कि भाई ये काफिर औरतें हैं, और ये सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें। तो मैंने वो अपने वीडियो में भी यूज की थी। तो ये जो पूरा एक कॉकटेल बना दिया है ना इसने, कि उसमें रोहिंग्या भी आ गए हैं, उसमें बांग्लादेशी भी आ गए हैं, उसमें जो इसने ये बाद में क्या कहते हैं सिंगूर वगैरह के बाद जो एक वोट बैंक अपना बनाया। देखो आप कुछ भी कहो, ममता भी एक लीडर के तौर पे मानना पड़ेगा उसे, वो कितना भी नेगेटिव है, पर उसने भी जैसे अब हम बात कर रहे थे, तो इसने जिस प्रकार का एक वोट बैंक बना लिया है उसको तोड़ना। और ये जो अब मैं काफी खुश हूँ इस चीज से कि 17 लाख जो फर्जी वो पकड़े गए हैं, इससे कुछ प्रभाव पड़े मैं ऐसा मानता हूँ। मतलब ये शुरुआत है। हाँ, ये तो एक शुरुआत मान लो। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें खुद पुलिस ने उसको पकड़ा। उसने कहा कि देखो ये बांग्लादेशी है, पासपोर्ट पे उसका ये नाम है, और आधार कार्ड ये देखो इंडियन बनवा लिया है। और अभी ममता बनर्जी एक अलग आईडी कार्ड अपना प्रोवाइड करवाने वाली है, वो सबको देगी। तो वो कह रही है कि इंडिया का जो आई कार्ड है उससे अलग हम एक अलग अपना आई कार्ड देंगे, एक अलग आधार कार्ड देंगे। सोचो अब उसका क्या कारण हुआ, क्या मतलब मेंटालिटी क्या है, क्या सोच है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जो जितना हम सिनेरियो देख रहे हैं, कोई सरकार गिराना चाहता है, कोई डिक्टेटर बता रहा है, आप लोग कह रहे हो कि हमें ऐसी डिक्टेटरशिप चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं। संदेश खाली हो रहा है, इधर अन्ना मलाई है, इधर किसान आंदोलन है, इधर फिर आपकी न्याय यात्रा है। ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, लग रहा है कि अब यहाँ से बिल्कुल फूका जा चुका है 2024 का, और यहाँ से पूरी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रोड मैप होगा, क्या तरीका होगा? यही तरीका होगा कि हम कमलनाथ को ले आए, हम चौहान को ले आए और 400 पार चले जाएं, या कुछ और रोड मैप है? नहीं, एक तो भाजपा के साथ अच्छी बात यह है कि इन्होंने खाली माहौल नहीं बनाया है। जो वाजपेयी जी के टाइम पे जो है ना, उस पे क्या होता, ग्राउंड वर्क हुआ था। और माहौल खाली टीवी पे बन रहा था, शाइनिंग इंडिया बस बोला गया। सोशल मीडिया पे मतलब वो था ही नहीं टेक्नोलॉजी। तो आपको उन्होंने झूठा साबित कर दिया। आपके ऊपर फर्जी के लगा दिए कि ये सैनिकों के कॉफिन में घोटाला कर रहे थे, उस तरह का ये सब। और जॉर्ज फर्नांडिस ने संभवतः इस्तीफा भी दिया था उसके दिया था कि जब तक प्रो सही नहीं। तो वो वाला मामला नहीं है यहाँ पे। ये है कि और हाँ, वाजपेयी में एक और चीज हुई थी कि पीपल को डायरेक्टली टच करने वाले कार्य जो है ना, वो उतने अधिक नहीं हुए थे जितना मोदी के टाइम पे हुआ था। बिल्कुल। उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, अब गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव के आदमी को उससे क्या मतलब है? बिल्कुल। वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुआ, लेकिन पब्लिक को टच नहीं कर रहा था डायरेक्टली, इस कारण उसको उतना एडवांटेज नहीं मिला। यहाँ पे आप 81 करोड़ को राशन आदमी को घर बना के दे रहे हैं, उसका बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसके घर में एलईडी लाइट है, लाइट में बिजली आ रही है। पहले हमारे गांव में लाइट तो थी, हमारे घर में बिजली नहीं आती थी। उसके बाद फिर आप सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील हो गया, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिल रहा है। कहीं कहीं यूपी में तो गाय भी दे रही है सरकार कि गाय लो, तुम पालो उसको, 900 रुपये महीना मिलता है। हाँ, वो कौन कल क्या गाय का नाम, वो एक योजना वैसे करके। इतनी योजनाएं तो मैंने आपको सिंपली बता दी। ऑन द टॉप ऑफ इट जो पहले से चल रही थी उसका डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है। पहले विधवा पेंशन योजना मिलता था, तो आपका जो है ना गांव का वार्ड कमिश्नर एक जगह इकट्ठा करेगा और बोलेगा ब्लॉक लेके तुमको जाएंगे, और 6 महीना में एक बार ये करता था, और उसको पेमेंट केवल 1 महीना का देता था, 5 महीना का मार लेता था वो। ये सारी चीजें जो है ना, अब लोग के
खाते में हर महीने पैसा जब आता है ना तो उनको लगता है साला 50 रुपया ही आए, 100 ही आए, 200 ही आए, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये मेरा पैसा है, मेरे और पास पूरा आ आ रहा है। पूरा आ रहा है। कोई चोरी नहीं कर रहा है ये सब। इस कारण से नरेंद्र मोदी का ये वाला जो है ना सॉर्टेड आउट है कि वाजपेयी जी टाइप का वो नहीं होगा। ऑन द टॉप ऑफ इट आपने लोगों के उस एस्पिरेशन को समझना भी सिखाया है कि नहीं तुम्हारा देश प्रगति कर रहा है, इससे तुमको फायदा हो रहा है। पहले लोग में ये भावना नहीं थी कि नेशनलिज्म है, लेकिन नेशनलिज्म तो होता क्या है, हाँ वो होता क्या, उसका करना क्या है। अभी है कि जीडीपी रेट ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा का पूरा तंत्र बना के उस नैरेटिव को पुश किया है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जीडीपी ऊंची जा रही है। और वो इतना प्रबल नैरेटिव है कि ये लोग जो रवीश कुमार जो कहते हैं कि जीडीपी तो ऊपर जा रही है लेकिन क्या है गरीब को भोजन मिल रहा है, ये अब नहीं चल रहा है। ये नहीं चल रहा है क्योंकि गरीब को भोजन भी मिल रहा है, गरीब को कुपोषण से भी निकाला जा रहा है। ये प्लैंक जो है ना ये सुनिश्चित करेगा कि 300 तो आप क्रॉस करोगे ही, 300 325 भाजपा अकेले करेगी, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट स्विंग वोटर्स कितने हैं। और ये जो अन्नामलाई का काम हो रहा है या शुभेंदु उधर जो कर रहे हैं, बंगाल में थोड़ा सा डाउट हमको इसलिए हो रहा है, पिछले बार इनके स्ट्रेटजिस्ट मुकुल रॉय थे और वो बहुत बढ़िया आदमी था, उसको इन लोगों ने एक 2 कौड़ी का पोस्ट दे करके वाइस प्रेसिडेंट ये सब बना के, जबकि उसको मिनिस्टर बनाना चाहिए था, उसको बहुत इग्नोर किया। ममता ने उसको वापस ले लिया, ये सब किया। तो अब शुभेंदु कितना दे पाता है। बंगाल चुनाव के टाइम में 3 गुट बट गए, मुकुल राय का अलग गुट था, दिलीप घोष का अलग, शुभेंदु का अलग था, तो उस कारण इनको नुकसान भी हुआ है। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ जगह भाजपा यदि हो जाए, हिमाचल भी इनको अपने कारण से गया ना, 22 लोगों को बिल्कुल दिया ही है, जो सिटिंग एमएलए को नहीं दिया। छोटे जगह पे आप यार एमएलए को हर आदमी जानता है, वहां पे वो लक्की हैप्पी टाइप का होता है, दिल्ली में जो होता है ना जैसे उस टाइप का होता है छोटे जगहों पे। तो ये सारी चीज अगर सॉर्ट आउट कर देना तो 350 मुझे रियलिस्टिक लग रहा है। आपने जो एक बात कही ना मनरेगा में जिस तरीके से घोटाले, अभी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एक पार्षद महिलाओं ने उसे पकड़ के बहुत पीटा और 10,000 रुपये लेता था। मतलब वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो पैसे आ रहे हैं उसको निकलवाने के लिए बोला 10,000 रुपये मुझे घूस दो। महिलाओं ने उसको पकड़ भी दिया, खूब पीट भी दिया। ये अच्छा चल रहा है कि लोगों को पता है कि हमारा ऊपर से कितना आ रहा है और उसमें कोई बीच का बिचौलिया नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया उसके ऊपर जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। देखो इसमें ना एक बहुत अच्छी बात, अभी इन्होंने नरेंद्र मोदी के काम के वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ उसकी बात करी जी, लेकिन ना एक इसका दूसरा एस्पेक्ट दूसरी तरीके से देखते हैं इस चीज को कि विपक्ष के पास मुद्दे क्या है। कोई भी चुनाव होता है वो मुद्दे के ऊपर चुनाव होता है। साला महंगाई तक का मुद्दा नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप महंगाई की बात कर लो, साला 3.5 का वो चल रहा है, इन्फ्लेशन 3.5 का चल रहा है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो तो पिछले 6-7 साल का सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट अब हो रहा है। अगर आप जीडीपी की बात कर लो, आप जीडीपी पे घेर लोगे, अर्थव्यवस्था पे घेर लोगे, साला कल ही 8.4 का 3 का आ गया। क्या इंग्लिश में ट्वीट किया है, क्यों किया है वो, क्यों किया भाई? क्या है ना कि उन्हें पता है कि किस चीज की ऑडियंस कहाँ पर है। मुझे लगता है 3 ही टाइप के अधिक लोग हैं भारत के भीतर। एक है जो जिसके पास सुविधाओं का अभाव हुआ करता था या आज भी है, दूसरा है हमारे जैसा मिडिल क्लास, और तीसरा है जिस व्यक्ति ने सारी सुविधाएं अर्जित कर ली है, लग्जरी अर्जित कर लिया, अब उसे सुरक्षा चाहिए। तो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जो सबसे बड़ा वर्ग है वो पहला ही वर्ग है, और उसको जैसा अजीत वो सिंह के उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और वो लाभार्थी स्कीम में अब जैसे 2019 का मैं आपको बताता हूँ, एक स्कीम आई है नल से जल वाली, वो 1971-72 में चालू हुई थी। 1971 में चालू की गई। अब वो अलग बात है कि मोदी जी ने आकर नाम बदल दिया है। 1971 में जो स्कीम चालू हुई है उसका 2019 में क्या रिजल्ट है? 17.5-18%। केवल 17% लोग जो थे उनके पास घर में पानी नल से पहुंच रहा है, उनमें हम लोग हैं। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि बिकॉज मैंने ये चीजें होती देखी हैं, घर में महिलाएं जो होती है ना 5-5 बजे उठ के 4-4 बजे उठ के बाल्टियां 12 बाल्टियां भर भर के लाती हैं, करती हैं, और इतना परिश्रम का काम है ना वो। अब
जिस व्यक्ति को दिन में 2 बार ऐसा करना पड़ रहा है, एक बार ऐसा 2 बार ऐसा करना पड़ रहा है, वो क्या तो स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या ग्रोथ के बारे में, क्या किस चीज के बारे में सोचेगा, नहीं सोच है ना। वो बेसिकली एक तरीके से आप ये लगा लो 18वीं सदी में 19वीं सदी के आरंभ में वो जी रहा है ना। तो जब आज का हम डेटा देखते हैं तो 17% से वो डेटा 75% पहुंच चुका है। अब कई जगह कंप्लेंट ऐसी है कि बुंदेलखंड में भाई नल का लगा दिया, पानी नहीं आ रहा है। भाई पानी भी आ जाएगा, नल का तो पहुंचाया, ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ बच्चे के खेलने के लिए, घुमाने के लिए वो लगाया होगा, है ना। तो जिसका ध्येय नल का पहुंचाने का, उसका ध्येय पानी पहुंचाने का भी होगा, है ना। और हम इस बात को यहां से देख सकते हैं कि 2019 के इलेक्शन के बाद ना एक बड़ी वायरल स्पीच हुई थी शेखर गुप्ता की। उसने अभी वापस वो चल रहा है वो। हाँ, तो उसने ये सारी चीजें कोट की हैं कि भाई हम लोग तो घरों में झांक झांक के देखते थे कि इसके सिलेंडर है कि नहीं। साला कोई गाँव की और तेरे को पीट के भेजती। झांक के देख रहे हो ना बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के घरों में तुम झांक के देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, देखना चाहते हो। हाँ, वो ये नहीं सोचे कि सिलेंडर देख रहा है। मेरे गाँव का गाड़ी के तो कुटुंब में आज है सिलेंडर का कनेक्शन हमने जब लिया था 5,000 रुपए में लिया था, वो फ्री मिलता है। वो तो छोड़िए, शेखर गुप्ता वाला जो है वीडियो आप लगा दीजिएगा खोज करके। उसमें वस्तुतः वो स्वीकार रहा है कि हमने जो माहौल बनाया था ना दिल्ली में बैठ करके, कि हमने माहौल बना रहे, मोदी ने जो झूठ का बोल रहा है, पोर्टल बना दिया, सिलेंडर पहुंच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम गांव में गए और एक्चुअल में देखा सिलेंडर है, फिलिंग हो रही है, ये जो, तो वो उसी की स्वीकृति थी कि हमारा अपना एजेंडा जो है वो नहीं चल रहा, क्योंकि लोग एक्चुअल में बेनिफिट पा रहे हैं। जो बेसिकली क्या है ना, जो अंत्योदय वाली इनकी वो चलती है, तो उसको इसने इम्प्लीमेंट किया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ इसकी। बाकी भाई देखो, अब जो मिडिल क्लास है उस अब क्या होता है ना, जब शोषण होता ही रहेगा टैक्स देने वालों का। क्या है कि जब वो जो सबसे लोअर स्ट्रेटा पे बैठा बंदा है, जब उसके पास ये बुनियादी सुविधाएं आ जाती है ना, तब वो फिर आगे सोचना शुरू करता है। अदरवाइज तो इन्हीं चीजों में उलझा रहता है वो इकोनॉमी का पार्ट बनता है उसके फिर वो जब उसके पास बैंक अकाउंट आ गया, तो बैंक में पैसा जा रहा है, तो इकोनॉमी का पार्ट बनता है। फिर जब ये सुविधाएं मिलने लग जाती हैं, तब वो सोचता है अब आगे क्या करूं। फिर वो मिडिल की तरफ बढ़ता है, मिडिल क्लास में पहुंच जाता है आदमी। तो भाई उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको सारी चीजें फिर चाहिए, सेंसेक्स में भी पैसा लगाएगा उसके बाद वो। फिर जब उसके बाद सारी लग्जरी आ गई, फिर उसको सुरक्षा चाहिए। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास से, जो मिडिल क्लास को चूसने वाली बात है वो तो सच है, और सब दुखी होते हैं इस चीज से, बट स्टिल इम्पोर्टेंट भी है। अनुज भाई, और मध्यम जो होता है ना पुत्र, आप देखिए कि भीम को ही बकासुर के पास भेजा गया। और एक भास का नाटक है मध्यम व्यायोग करके, तो वो भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में कौन गया? बिचला भाई बिना काम का गया ना भाई लक्ष्मण। तो बीच वाले का यही है ही, क्योंकि टॉप क्लास वेल्थ क्रिएटर होता है जो एक्चुअल में बहुत सारे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है, नीचे वाला दे ही नहीं सकता है। तो मिडिल क्लास ही वो होता है जिसका शोषण एक तरह से, आप वो नींव है, एक तरह से अर्थव्यवस्था की नींव होती है। खर्च भी वही करता है, बिल्कुल, कंजम्पशन भी उसका ही, कंजम्पशन भी उसका अधिक होता है, वही अधिक बड़ी चीजें, घर भी वही बनवाएगा, एक पीढ़ी के बाद वही बनवाएगा, फ्रिज भी बढ़िया वही लेगा, एस्पिरेशन उसी के होते हैं। लग्जरी वाले को उसके लग्जरी वाले को अलीबाग में बड़ा बंगला चाहिए, और उसके पास अदरवाइज छुट्टी बनाने जाएगा। गिरीश भाई, आप इसी पे कुछ कहने वाले थे भाई? अब वो थॉट इस थॉट में आएगा नहीं, तो बेटर है कि आगे चलते हैं, क्योंकि अब बातें अलग चली गई हैं, तो आगे ठीक है। तो अभी अगर हम यूपी के देखते हैं, पहला आपने बताया कि भाई यूपी में तकरीबन 78 सीट्स आ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि सारी पार्टियां एक तरफ हो रही हैं, भाई मान लेते हैं कि इन सबको एक डब्बे में बंद करना, जैसा कि मेंढक को तराजू में तोलना, मान लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सारे एक जगह हो जाते हैं, एक खौफ है, एक डर है, तो उसके बावजूद, अगर मोदी के डर के बावजूद सारे एक हो जाते हैं। अभी देखा हमने भाई डिक्टेटरशिप की बात कहाँ से उठी थी, वो उठी थी मेयर के इलेक्शन से। मुझे पता था कि मेयर के इलेक्शन के बाद में ध्रुव का एक वीडियो आएगा कि भाई डिक्टेटर हो गया, वो जो कि 1 साल का चुनाव होता है, उसके लिए डिक्टेटरशिप दिखाने की जरूरत पड़ रही है नरेंद्र मोदी। और यार आप देखो ना कि 2018 से अब तक कितने इलेक्शन हारे हैं इन्होंने। 2018 में 11 इसके बाईपोल्स हुए थे लोकसभा के,
हाँ 9 हार गए। 2019 में 2 हुए थे, दोनों के दोनों हार गए। अच्छा, क्या अनिल मसीह का कोई डायरेक्ट संबंध भाजपा से निकला? नहीं निकला। क्या कोर्ट ने ये कहा कि तू भाजपा का आदमी है? नहीं निकला है। उसमें क्या होता है ना, अनिल मसीह का मुझे जो समझ में आता है वो ये लग रहा है कि कोई होता नहीं है कि मुझे गुड बुक्स में जाना है, हाँ मैं ये करके वहां पे पहुंच जाऊंगा, तो ही माइट बी एक्टिंग ऑन हिज ऑन कि भाई हमको कुछ मिल जाएगा इसके बाद। जबकि वहां का अधिकारी है, उसे नहीं पता कि सीसीटीवी है। मुझे अब वो वही सारी अब चीजें दिक्कत यहीं पे मेरे को लग रही है कि फिर भी डिक्टेटर मेयर के इलेक्शन में क्यों करेंगे? बड़े इलेक्शन में कर लो साला। यार ये तो देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाने वाली बात है। हाँ। हो तो ये भी सकता है कि ऑपोजिशन ने कह दिया हो ऐसा कर देना, कर दे। ठीक है, हाँ, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं। लग सकता है मुद्दा सर ने मसीह लग के, तो मुझे लग रहा है कि हमारी पार्टी ने बोल दिया उसको पिकर। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। अब उसमें जो देखो जो तथ्यात्मक है वो तो ये है कि उसने भाजपा को फेवर किया और कोर्ट ने कहा कि इसने भाजपा को फेवर किया, तो इसके लिए आप भाजपा को भी लताड़ोगे और अनिल मसीह को भी लताड़ोगे। हमारे लिए तो मुद्दे की बात यही है। बिल्कुल। कॉन्स्पिरेसी थियरी इसके अराउंड बहुत सारी बन सकती है भाई, लेकिन जो पूरा इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि मशीन हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, तो ये नहीं पता कि मोदी फिर डिक्टेटरशिप में पूरा 400 450 ले आएगा वो। फिर तो ये पूरा कर देगा। तो फिर ये मतलब एक मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? वो आप 2 मुंहे सांप क्यों बन रहे हो? कभी कहते हो बैलेट पेपर लाओ, कभी लेते हो। अरे भाई वो एक्चुअली में दिक्कत ये है कि मुद्दे की कमी है। मुद्दा किस चीज पे? तो हिटलर पे चुनाव लड़ा जा रहा है यार। हिटलर पे चुनाव लड़ रहे हो, ऐश्वर्या राय पे चुनाव लड़ रहे हो, अमिताभ बच्चन पे चुनाव लड़ रहे हो, जाति पे चुनाव लड़ रहे हो। ये कोई मुद्दा साला होता है कि महंगाई है। पिछली बारी बेटर था साला, राफेल ले आए थे। राफेल तो आ गया था, अब तो राफेल भी नहीं है साला। इनके पास कुछ नारा भी नहीं बन रहा। पिछली बार चौकीदार वो चोर है वगैरह कुछ तो बना पिछली था। बार अभी कुछ मजा तो आया था, अब तो मजा ही नहीं आ रहा। नोएडा में हो ना अभी, यहां से बाहर निकल जाओ, आपको दिखेगा कि मोदी के और योगी के पोस्टर लगे होंगे। एक पोस्टर आप मेरे को राहुल गांधी का दिखा दो। अब ये कह देंगे भाई मीडिया ना हमें कवर नहीं करे। अबे पोस्टर तो तुम्हें लगवाने हैं, तो ये पैसे बचा रहे हैं इलेक्शन के। अभी मेरे ख्याल से वो 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट आई भारत की, उसमें कहीं टॉप 10 में छोड़ो, टॉप 20 में राहुल गांधी का नाम नहीं है। कोई उसको सीरियसली ले ही नहीं रहा बंदे। यार देखो बिस्किट बनते हैं यहाँ पे। अरे 8 बिस्किट बनते हैं, वैष्णो देवी दौड़ के चल जाता है। क्या बात कर भाई, स्कूबा डाइविंग करता है, उसने सीखा हुआ है और कैम्ब्रिज गया, सुपर हार्वर्ड कमांडो गया। थ्रू। तो यही तो है, वो बोलेगा कि अरे हमारे वाले तो कैम्ब्रिज जा रहे हैं, तुम्हारा वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गया। बोलता है इसी बात पे चुनाव जो हार जाएगा। राहुल अभी वो कौन थी, संयुक्ता बासु। संयुक्ता बासु का पुराना ट्वीट है, कोई 4-5 साल पुराना ट्वीट, जब ये बिस्किट वाली बात आ रही थी, यहाँ पे ऐप बनता वहां, अरे भाई राहुल जी कितने स्ट्रांग है। अगर उसका क्वेश्चन था क्या कभी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे तो तुम किसे बुलाओगे? मोदी को बुलाओगे कि राहुल गांधी को बुलाओगे? सोचो साला क्या, इसलिए तुम मोदी को हरा दो। भाई हम अपने गांव से भप्पा को बुलाएंगे। आजा भाई। अनुज भाई, ऐसा मैंने बहुत सारे रिसर्च में सुना है कि लैपटॉप गोद में रखने से जननेंद्रियां कमजोर होती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कंप्यूटर को कंधे पर रखकर लाने से भी जननेंद्रियां कमजोर होती हैं और उससे बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सीपीयू लेके आए थे ना, आप ही ने बताया था। कटाक्ष जो है वो इतिहास में लिखा जाएगा। कि साला सीपीयू कंधे पर रख के लाने से जननेंद्रियां कमजोर होती हैं और उससे शुक्र कमजोर होता है, बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलत बात है जी। तो इसमें देखो अभी राहुल गांधी के साथ अभी वो कैम्ब्रिज की का गया ना, यहाँ पे 3 महीने के बाद चुनाव, 3 महीने के बाद चुनाव है। आप क्या कर रहे हो? मैं यात्रा कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपको दिल्ली में रह के अपने काडर को मजबूत करने की आवश्यकता है, आप यात्रा कर रहे हो। फिर आप कहाँ चले गए? चलो अब हम लंदन चले जाते। कैम्ब्रिज को पूरा 5 साल मिलेंगे आपको, कैम्ब्रिज जाना, ऑक्सफोर्ड जाना। अब आप कर रहे हो बीच चुनाव में कैम्ब्रिज चले, लंदन में लड़ोगे का? वो एक्चुअल में कैम्ब्रिज भी नहीं गया अभी। वो मैं हॉकाई का भेजूंगा, वो जीसस कॉलेज करके ऐसे, जैसे हमारे यहाँ जीसस एंड मैरी कॉलेज है। उसका जो पोडियम है ना, उस पोडियम पे एक सिंबल बना हुआ है, दैट सिंबल इज नॉट ऑफ कैम्ब्रिज करने। वो जीसस कॉलेज का। अगर कैम्ब्रिज चला भी गया, मैं कहता हूँ चला भी, ऐसा बड़ा आदमी साला वो बोलेगा क्या? इसको बुला ही लिया तो उससे मतलब कैसे तुम्हारी इज्जत बढ़ गई? किसी ने मेरे को ये बताओ, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मेरे को कोई ये बता दे कि चलो ये कैम्ब्रिज चला गया,
तो इससे छुट्टन को क्या फर्क पड़ा है, और छुट्टन जो है उसको वोट क्यों दे दे? बोले अरे नहीं उसके 2 डिंपल बनते हैं, मैं तो उसी को वोट दूंगा। अभी डिंपल की बात आ रही है ना, मीडिया पे चलते हैं। 2004 से 2014 में जो आर्टिकल छपते थे और जो न्यूज रूम में बातें होती थी, वो यही थी। आर्टिकल अभी हम कल ही देख रहे थे इस चीज को। मैंने इसमें पूरी रिसर्च करी, एक पूरी वीडियो बनाई थी मैंने इसके ऊपर। तो 2004 में बातें चलती थी क्या कि राहुल गांधी जो है उनके डिंपल पड़ता है, मतलब बहुत क्यूट स्माइल है उनकी। आर्टिकल में लिखा हुआ है ये सर्वे हुए थे भाई, स्टाइल आइकॉन इंडिया और टुडे के ये सब के सर्वे होते थे ये। फिर साइकिल पे चलना। उसके बाद फिर भाई मीडिया बहुत काम करता था ना उस समय। बहुत अथक परिश्रम, लेट के पत्रकारिता होती थी। दिलीप मंडल जी सेक्स सर्वे करवाते थे उसमें। राहुल गांधी का डिंपल। फिर अगले दिन राहुल गांधी के बारे में न्यूज छपती थी, राहुल गांधी लुक्स लाइक राजीव गांधी। दैट वाज द मेन न्यूज ऑफ दैट। 2019 में प्रियंका की नाक प्रियंका की नाक इंदिरा गांधी नहीं, तो मैंने कहा ये प्रियंका की नाक पहली बार नहीं हुआ है, राहुल जी के नाक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे, अच्छा बाइक का भी लिखा था राहुल गांधी को ये यामा की ये बाइक पसंद है। राहुल गांधी लव्स यामाहा R1 बाइक। अच्छा उसके नीचे इसने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा वो, इसने क्योंकि अपने वीडियो में नहीं डाला, मैंने बाद में पढ़ा वो। मैंने बाद में पढ़ा, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि मम्मी भी बैठ के जाती हैं कभी कभी। मैंने कहा साला ये मीडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था ये। मोदी के बारे में देखा है कभी उनको ये वाली पजामी पहननी अच्छी लगनी है, लाल स्लैक्स पहने, लाल स्लैक्स पहने राहुल गांधी साइकिल चला रही हैं, देखो। ये आज तक कर रहा था, आज तक पे कवरेज है। ठीक है। और राजदीप जिस तरह का प्रश्न पूछ रहा था सोनिया से, तो ये सब तो फिर भी नॉर्मल लग रहा है। 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। और सबसे बड़ी न्यूज पता है क्या बनी थी उस दिन? सलमान खान ने वर्ल्ड कप देखा राहुल गांधी के साथ। हाँ, ये सबसे बड़ी न्यूज थी। पृष्ठ की। भाई ऐसा तो है बाद आज में की जो है डेट ना, में, आज के डेट में आप वो न्यूज तो नहीं देखते कम से कम के साला गाय को पेरू से और एलियंस उड़ाकर और पूजा ने पी जाता है बकरी का दूध। आजादपुर में बर्फ गिरी, बर्फ गिरी। हिमेश रेशमिया को सुनते हैं एलियन। एलियन सुनते हैं। ये न्यूज होती थी, ये स्तर था। स्वर्ग की सीढ़ी मिल गई। ये न्यूज बनते थे भाई साहब, एक एक घंटे का इस पे कार्यक्रम होता था प्राइम टाइम पे, और लोग देख रहे होते थे। उनके पास ऑप्शन नहीं था कुछ, न्यूज के नाम पे कुछ भी करना। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई देश में कुछ हो नहीं रहा था। हाँ, मना ही होता सब था, लेकिन दिखाया नहीं जाता था। राहुल गांधी की उस टाइम पे छवि, ये सच बात है, बनाने की कोशिश कर गई थी, और कोई पद नहीं था तब ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया। हाँ, ऐसा वही तो जो आप मर्दानगी की अभी बात करते, वही तो मर्दानगी का पन्ना फाड़ दिया भाई। मामूली कुछ लोग कुछ भाजपा वाले कुछ और उनकी फाड़ रहे हो, बात अलग है, लेकिन अच्छा थंबनेल किसने बनाया था वो? मैं और कौन बनाएगा? यहाँ पे अभी आपने मर्दानगी की बात करी। राहुल गांधी जब पहली बार अपने चुनाव की कैंपेन करने गए थे ना, ये न्यूज बहुत बड़ी बनी थी, बहुत मतलब कई दिनों तक कवर हुई थी, और बहुत सारे आर्टिकल थे इसके ऊपर, और हर आर्टिकल की लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम थी, मैंने सारे पढ़े। उसमें क्या लिखा हुआ था? राहुल गांधी ने अपनी, मेरे ख्याल से ये देवबंद से शुरू करी थी, ठीक है। अब देवबंद में गोल टोपी वो पहन के, स्कल कैप पहन के भाई साहब निकले हैं, और भाई साहब ने भाषण दिया है, अगर गांधी परिवार, इनकी सरकार थी उस समय, ठीक है, अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होता तो कोई 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने की हिमाकत नहीं करता। मतलब तुमने सीधे सीधे खड़े होके थप्पड़ मार दिया पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी परिवार से इधर उधर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता कांग्रेस की सरकार में। तो ये स्पीच दी, और पीछे मतलब जब वो चल रहे थे, पीछे गाना बजा, नन्ना मुन्ना रहा, ये सन ऑफ इंडिया का गाना था ये। और उससे पहले, उससे कुछ 10-12 दिन पहले सोनिया गांधी को मदर इंडिया कहा जा चुका था। भाई ऐसा था कि उस समय क्या था ना, सोशल मीडिया तो था नहीं, तो ये चीजें दिमाग में, मस्तिष्क पे असर करती थी लोगों के, और काउंटर नहीं आता था। एक तरफ इसके बारे में तब से आज पहली बार बात हो रही है। आप ये देखो ना कि एसपीजी में, मतलब उसके नियमावली में स्पेशली लिखा गया था कि गांधी परिवार
हाँ प्लस प्रधानमंत्री। तो आप ये देखो ना, जो नियम अपने लिए ऐसे बना के बैठे हुए हैं, वहां कोई डिक्टेटरशिप नहीं है भाई साहब, द गार्डियन का आर्टिकल था। आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था? वी कैन नॉट डाउट द पेडिग्री ऑफ राहुल गांधी, ही इज बोर्न टू लीड द कंट्री। Yes. ये आर्टिकल, और ऐसा एक आर्टिकल नहीं था, बहुत सारे आर्टिकल उनके मुंह में अखरोट चले गए होंगे, इसलिए वो मतलब थोड़ा सा पेडिग्री ये सब की बात भाई को कितनी बार तो लॉन्च किया है, कमिंग ऑफ एज। इंडिया टुडे ने अकेला बहुत बार लॉन्च। सलमान खान ना अपनी फिल्म में इतनी बार एंट्री नहीं करता जितनी बार राहुल गांधी कर चुका है ऑलरेडी, पर उसका कहीं फिर वो बैठ नहीं रहा, फिर भी एंट्री नहीं हो पा रही। अब मम्मी जी को दाढ़ी ने बढ़ा के देख लिया आप। इस बार पता नहीं कहीं और से चोटियां बनाएगा। अब भाई तो मेरे ऐसा बचा है। वो जेब में छेद करके ना फिर वहां से निकालता है। ये देखो, ये पुष्पा में झुके यानी साला। वो जेब में हाथ डालेगा, जेब होगी फटी हुई। वो तो था ना 2000 का साला नोट आइडिया निकालने कौन गया देता था। है? भाई जेब फाड़ के कुर्ता लेकर जाओ और दिखाओ लोगों को मेरा कुर्ता ना फटा हुआ मैं है। वही कह रहा हूँ, कहीं और की चोटी दिखाने वाला है। ये मेरे को ये बताओ, देखो अभी मतलब 5 सब पित्रोदा मेरे दिमाग में मैं सोचा साला कौन है वो, याद नहीं आ रहा। कहाँ पे है वो? भाई 5 मिनट पहले तुम बरबेरी की जैकेट जो 80,000 की है वो पहन के बैठे हो, और 5 मिनट बाद तुम जेब में से हाथ डाल के दिखा रहे हो कि हाँ मेरे पास छेद है, मतलब जेब में छेद है। बड़ा छेद है, जिसमें हाथ भी आ वो गया। जो 2000 निकाला था उसके बाद उसको जरूरत नहीं नहीं, पड़ी जरूरत आज पैसे तक नहीं निकालने पड़ी की। है। आज तक उसने नहीं निकाला है। 2000 बहुत था। काफी है 2000। वो चेंज करने में तो ऐसे तैसे पता नहीं साला क्या झंड पॉलिटिक्स चल जेब रही फट है। गई थी उसकी। मतलब सही में एक साला देखो कि आदमी बोल रहा है कि हमने 15 एम्स बनवाए, भारत को विकसित बना दूंगा, जीडीपी 2047 में विकसित, हमारे पास 1000 साल का प्लान लेके चल रहा है। बोला ना मैं हम एटलीस्ट बोल तो रहा है। 1000। तुम क्या बोल रहे हो? जाति कहते हैं भाइयों बहनों, ओबीसी है 78%, 56 और 8 साल नहीं जोड़ पा रहा है। तुमको साले ऐसे भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तुम ओबीसी रहो, दलित रहो, कोई भी हो, यू डोंट डिजर्व। सही बात है। अब ऐसे गलबहिया बना के हमको लगा पप्पू चुम्मा न ले। और रो क्यों रहा था जो वो? ऐसे दलित था बेचारा, तो दलित आदमी रो रहा है। मुझे लग रहा था कि वहां पे वो हालेलुया चल रहा है, हालेलुया में बहुत रोते हैं लोग। अब क्या दलित आदमी आंसू भी नहीं बहा आंसू भी नहीं वहां नहीं, वो तो वहां सकता है, लेकिन वो पीछे क्या कर रहा था राहुल गांधी उसके? चुम्मा ले रहा था, प्यार कर रहा था भाई। गुरुजी का आशीर्वाद। अरे प्यार कर रहा था भाई, दलितों से प्यार है, ओबीसी से राजीव गांधी के टाइम से प्यार है। वो उनकी अम्मा का भी राजीव मतलब गांधी? बहुत लोग वो पत्रकार राजीव के गांधी सामने कौन है? उसको वो उसको मैं क्या था, प्यार क्यों लग रहा वो लाल मिर्च हरी मिर्च वालों की बात कर रहे हो? अरे आपने इन्होंने अभी इनकी अम्मा का जिक्र किया। हाँ। ये आपके राहुल गांधी की अम्मा का, वो राहुल गांधी की जो मैडम अम्मा थी, वो पता है क्या करती थी? वो किसी मतलब इनकी आप राजीव गांधी की अम्मा की बात कर रहे हैं? नहीं ये सोनिया गांधी जी की। तो मनमोहन टाइम में क्या होता था कि कोई हॉस्पिटल हुआ, बन रहा है, उसका शिलान्यास होना है, तो उसका शिलान्यास पता है कौन करता था? इटली से सोनिया गांधी की अम्मा आती थी। अच्छा, कर दो। ये क्या बकवास हो रहा है भाई? बिल्कुल। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, पता नहीं है लोगों को इसके बारे में कुछ। नहीं, कारण यही है कि एक देश को बपोती मान लेना कि भैया हमारी बपोती है, एसपीजी हमेशा हमारी रहेगी, ये घर हमारे रहेंगे, ये सरकार हमारी रहेंगी, आते जाते रहेंगे, लेकिन हम रहेंगे। मोदी ने पहली बार ये दिखा दिया है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और ऊपर से ये है कि उन लोगों के दिमाग में कोई पेंच ऐसा फंस नहीं रहा है, मतलब कोई मुद्दा फंस नहीं रहा है। इतना अनर्गल बोल रहे हैं कि बच्चे मजाक बनाने लग गए। पहले बच्चे जोक पढ़ के मजाक बनाते थे, भाई, अब बच्चे खुद जोक्स बना लेते हैं। मैं ये बात वो स्टेटस लेवल आ चुका है बच्चों का राहुल गांधी को देखते देखते। मैं 100% ये बात बोल सकता हूँ कि मोदी और अमित शाह ये दोनों इसके बयानों को सुन के इतने खुश होते होंगे, 10,000 वोट बढ़ गए, 1 लाख वोट बढ़ गए। ये एक बार बोला और कांग्रेस के 50,000 वोट खत्म। वो जोक नहीं है कि ये मोदी और अमित शाह तो कोशिश करते हैं कि लोग बीजेपी को वोट दें, राहुल गांधी मजबूर कर देते हैं हम बीजेपी को वोट दें। ये सही भी है। और मैंने कहा था कि न्याय यात्रा अगर बीजेपी कार्यालय में घुस गई तो मोदी शाह डंडा लेके वापस भगाएंगे। साले जाओ तुम ईस्ट वेस्ट कर दिया, अब साउथ ईस्ट से लेकर के और नॉर्थ वेस्ट तक ऐसा कुछ करो यार। बैंकॉक तक चले जाओ। इधर बैंकॉक न्याय यात्रा निकाल दो यार। साला तुम्हारा मतलब इतना बुरा हाल है
कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट्स भी जा रही है, मतलब वो राज्यसभा इसलिए जा रही है कि रायबरेली भी नहीं जीत पाएंगे, निकल गया उनका हाथ है से, ना। तो आपका 10 जनपद ना निकल जाए इसलिए राज्यसभा में आप चले जा रहे हो, ऐसे कि कहीं ऐसे सोचो पार्टी का मोरल कितना हाई चला जाता होगा। बिल्कुल। और 3 महीने पहले आप ये कर रहे हो चुनावों से, तो पार्टी क्या ही करेगी, काडर क्या ही करेगा, वर्कर तो देखिए है। एक काडर तो काम कर रहा है, राजदीप सर्जन, वो तो पूरे मोड में लगता है मुझे। तो यार वो दुख है। वो डांस करने की पूरी तैयारी है, उसने स्टेप्स पूरे सीख लिए, बस जैसे ही ईवीएम हैक होगी सब धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा, मनु सिंघवी के साथ भी तो यही हुआ। नहीं, मनु सिंघवी वाले ही सीट से तो सोनिया जाने वाली थी। मनु सिंह भी कौन, वो सीडी वाला, अभिषेक मनु सिंह। अच्छा सीडी वाले। अभी सेक्स मनु सेक्स भी तो उनमें 2 आते हैं। उसमें पहले वही था, सूत्रों के हवाले समाचार ये आ रहा था कि हिमाचल वालों ने खुद बोला, सुक्कू ने बोला कि हाँ सोनिया जी को हम अपने यहाँ बनवाएंगे राज्यसभा सदस्य। फिर इनको लग गया होगा कि भाई तुम्हारी सरकार तो पहले बचा लेते हो। उसके बाद फिर वो जयपुर से बनी जहाँ श्योर शॉट था, और फिर उनकी सीडी जो है उनका खेला हो गया, स्क्रैच मार दिया किसी ने उसके सीडी पे, वो चली नहीं साला सीडी, अटक गई। बहुत दुख हुआ मुझे। एक तो इनके पास सीढ़ियां पता नहीं किस किस की, हार्दिक पटेल की सीढ़ियां आ गई थी, अभी इसकी वो भाजपा में आ गए, उस पर चर्चा मत कीजिए। ट्वीट भी डिलीट कर दीजिए आप। मेमोरी कैसे डिलीट करें। अच्छा, नहीं वो तो पर्सनल स्पेस है, मुझे उस पर कभी आपत्ति नहीं। सही बात जिसको है, जो करना है करो। सही बात है। अपने घर के अंदर कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर नहीं, रहा है? होटल में भी कर लो साला, ओयो रूम में पत्रकार लोग भी जा रहे हैं, पार्किंग में लोग कर ले रहे हैं। वही भाई क्या करो, पार्किंग में हो रहा है, और फिर भी पत्रकार कहलाते हैं। हाँ नहीं उसमें पत्रकार के भी जज्बात होते हैं भाई। हाँ सही बात है, इसमें पर्सनल स्पेस में किए गए ये कोई इसमें गलत बात है ही नहीं। है जवां अख्तियार रखते हैं। बिल्कुल। तो मीर साहब का शेर है, करते हैं क्या मीर साहिब बेस्क, है जवां अख्तियार रखते हैं। हथियार रखते हैं, अख्तियार मतलब मन तो होता ही है ना, हथियार आपका नॉटी होना बंद नहीं होगा। अरे मैं क्या यार हथियार ही सुना। ये क्या है ना, ये मुजफ्फरनगर मेरठ साइड में हथियार ही बोलते हैं। आला तनासुल, औजार या हथियार। सही पकड़े आप इनको। औजार हथियार पता नहीं ये सारी मेरा- फिल्मों के नाम है। मेरा एक दोस्त था, मेरठ वडौत साइड का है, उसने कहा यार बस थोड़े दिनों में मेरे पास भी हथियार आ जाएगा। मेरी हंसी छूट गई। नहीं, अब ये फैमिली लाइफ नहीं बन रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन ठीक है, मतलब मेरे थोड़ा सा हो जाता है ना कई बार। फिर से मेरा वही सवाल है कि अगर फिर भी मान लेते हैं सारे मेंढक एक तराजू में तोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन तोल दिए, सारे एक जगह आ गए, फिर वही मैंने कहा कि चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन जीत ले तो समझो हमने प्रधानमंत्री बना दिया, इंडिया अलायंस जीत गया, सारे ऑल वर्सेस भाजपा, फिर कितनी सीट आ सकती है? फिर तो भाजपा पावर से बाहर चली जाएगी ना। आप जो नीतीश कुमार दिमाग लगाया था पिछले साल जून में, इंडी या उस वक्त जो भी जो भी गठबंधन का नाम था, क्या था उस वक्त, पीडीए या इस टाइप का कुछ था ना, तो उसमें भी सारे लोग अगर आ जाते तो बोला कि 450 सीटों पे 1-on-1 लड़ाएंगे। 1-on-1 लड़ाएंगे तो सही में मैथमेटिकली तो है कि आप भाजपा को डिफीट कर सकते हो। हाँ। लेकिन हमने तभी बोला था कि नवंबर तक इनकी मैया जो है वो मतलब चली जाएगी पानी भरने या जो भी करने, और वही यहाँ पे होता हुआ हमें दिखा। हर जगह पे गठबंधन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे वो पार्टी डोमिनेंट नहीं है। अब टीएमसी साला तमिलनाडु में अगर कांग्रेस का बोले कि हम तुम्हें 13 सीट दे रहे हैं, तुम लड़ो, टीएमसी वाला तमिलनाडु वाला बोले बंगाल में हम कांग्रेस को 13 सीट दे रहे हैं, तो उस तरह का उसका कोई मतलब है नहीं, वो अलायंस ही नहीं बन रहा था। क्योंकि अभी जो न्याय यात्रा थी वो खुद बंगाल में घुसने नहीं दी गई। भाई क्या है ना कि ये तो चलो, जो ये अलायंस वगैरह की जो भी बात हो रही है, ये तो उस तरीके का हो रहा है कि चलो एक पार्टी वहां पे स्ट्रांग नहीं है, उसका साथ मिल रहा है ना। यूपी में क्या हुआ था पिछली बार, सपा बसपा साथ मिलके लड़े थे, दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों का वोटर बेस है, दोनों की पार्टी स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, क्या उखाड़ दिया? कुछ नहीं उखाड़ा ना भाई। उसमें पर इसमें ये हुआ था ना कि पिछली बार से कम आई थी, 73 से 65 भाई, पे आई। 73 से 65 से आप क्या उखाड़ दिया? मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो
कोई स्ट्रांग बेस है ही नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी राज्य में कोई पार्टी स्ट्रांग है और कांग्रेस का बेस ही नहीं है वहां पे, तो साथ मिलकर क्या कर लोगे आप? सही बात। ये चल रहा है। अब बंगाल में कांग्रेस का कितना बेस है, तमिलनाडु में कांग्रेस का कितना बेस बचा है ना, बिहार में कांग्रेस का कितना बेस बचा है। वही है कि भाजपा का बढ़े ना बढ़े, कांग्रेस का घटना तय है। ये हर जगह पे दिख रहा है। बिल्कुल यार आप देखो ना, दिल्ली की अगर बात करो, दिल्ली में भी इनको सीट नहीं देता है जी। वो तो पिछली बार इसकी साथ के साथ चली गई। इस वजह से इसने कहा चलो यार ट्राई करके देख लेते हैं। और जितना कुत्ता बिल्ली दिल्ली में कांग्रेस और आप करता है ना, उतना तो भाजपा आप नहीं करते हैं। मतलब जो जितनी जड़ें अजय माकन काट रहा होता है आपकी, उतनी कौन काटता है बता दो। संदीप दीक्षित तो खुला बोलता है, तो भाजपा और भी नहीं जो बोलता है। अभी आप बोल रहे थे ना सपा बसपा वाला, सपा बसपा वाला विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने किया था। उसमें क्या होता है कि ये दोनों जो प्रिंसिपल अपोजिशन रहे हैं, एक सत्ता में एक विपक्ष में, और उनका मारकाट जिसने सहा है बसपा का काडर ने सहा है, और जिसने किया है, एक पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाता है ऐसे गठबंधन में, दूसरे का नहीं होता। दूसरे का नहीं हो पाता है। दूसरे का नहीं। अब वो देखता है ना भाई, कोई फॉर एग्जांपल दलित वोटर है, वो देखेगा यार साला ये हमारा फला, घर जला दिया, हाँ तो ये पूरा फला गांव जला दिया तुम साला। एक्स कास्ट है, इसने मेरे साथ ये किया, आज दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और एक्चुअली में ना देखो, यूपी में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। ये जो 1989 में ये बिल आया है CST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट जिसको हम जानते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे इस देश के भीतर जिसके कारण ये एक्ट उस टाइम फिर लाना पड़ गया था। और उनमें एक यूपी में आता है जिसमें समाजवादी वाले जो कुछ, मैं कास्ट वगैरह का नाम तो लूंगा नहीं बिकॉज मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता जी। वहां के लोगों ने दलित गांव में आग लगा दी थी, जला दिया था, और वो XYZ बहुत सारी चीजें हुई थी। उत्सव मनाते थे ये आग लगा करके। भाई मिर्चपुर में देख लो ना क्या हुआ था, हरियाणा में मिर्चपुर गांव है, 2010 में मिर्चपुर में सेम इंसिडेंट्स हुए थे। तो ये सब चुनावों में बस आपने दो गठबंधन, वही जो अजीत कह रहे थे ना कि भाई ट्रांसफर नहीं होता, एक पार्टी का हो गया दूसरी का नहीं हुआ, उनके कारण यही होते हैं। लोग सोचते हैं साला इनके साथ तो हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे और ऐसा हो रहा है। नेता में नेता मिल गया, काडर की दुश्मनी। सर तो उसका फुटबॉल ऐसा हो रहा है कि साला अखिलेश गया और मायावती की माथा पर बोतल फोड़ दिया। नहीं भाई, बोतल पूरा अखिलेश का कार्यकर्ता, मायावती के कार्यकर्ता का। तो असली लड़ाई उनके बीच है जो बूथ पे लड़ते हैं। Exactly. एसी रूम्स में बैठ करके इस तरह के गठबंधन बना करके कोई सोच ना ख्याली पुलाव पकाने लग जाएगा, हो जाएगा। और वो एक्चुअली हमेशा बोलते हैं ना कि भाई ये केमिस्ट्री है, चुनाव जो होता है वो केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स है ही नहीं हो। सही बात है, वो एक्चुअली केमिस्ट्री है। अब आप मेरे को ये बता दो, कोई आप और मेरी दुश्मनी है ढंग से, ठीक है, आप एक पार्टी से लड़ रहे हो, मैं दूसरी पार्टी से लड़ रहा हूँ। अब हमारे लीडर्स ने कह दिया हम दोनों साथ में लड़ेंगे, मैं तो यही कहूंगा, और आपको टिकट दे दी, मैं तो आपकी पूरी जड़ी खोद दूंगा। भाई इसको वोट मत दे दो ना साला, हमारी पार्टी को हार जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता ही है, और होता भी ऐसे ही। और ऐसा ना हमारे फरीदाबाद में हो रहा है, हम देख रहे हैं। वो पिछली बार भी हुआ था, वो ठीक है, अब नाम वाम नहीं लेते। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कमलनाथ जी ने भी इस बार वही किया मध्य प्रदेश में, क्योंकि लग तो रहा था कि 80 सीट आएगी भाजपा की, और कहा 157 साठ पे पहुंच गया। तो क्या कमलनाथ जी आपने ऐसा कुछ किया है? बाद में जो है मेल कीजिए मेल करो। नहीं, वो जब कमलनाथ जी यहाँ पे आ जाएंगे तब बताएंगे हम तो पहले से मिले हुए थे। हमने तो पहले ये कांड कर दिया था। लेकिन आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे। अगर आते हैं तो फिर वही है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं, यार आप ये देखो ना, आप बीजेपी को लेना नहीं चाहिए। 84 के ऊपर आप कह रहे हो कि हमें ये करना है। कमलनाथ मेरे ख्याल से खुद नहीं ज्वाइन करेंगे वो अपने। देखिए क्या होता है ना, सब हर किसी को अपने बेटे के करियर की चिंता होती है, तो वो उस मोड में मुझे दिख रहे हैं। एक सोनिया गांधी को तो नहीं है, क्या सबसे ज्यादा नहीं है राहुल गांधी के करियर की चिंता। वो बीजेपी चाहती है तो आसपास माइक ना दे साला, अगर उस बंदे का करियर क्या है? अरे वो चाहती है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। अच्छा, हाँ, तो करने नहीं दे रहे हैं। बढ़िया करियर बन जाएगा इनका। सोनिया चाहती है कि राहुल गांधी भी बीजेपी ज्वाइन करके कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ बन जाए। भाई जिस व्यक्ति को क्या था ना कि एक घर में एक एसी कमरे में बैठ के सामने बड़ा सा टीवी पे वीडियो गेम खेलने वाला, उसको तुमने चुनावों में घुसा रखा है। दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है वो। बिल्कुल।
बेचारा जॉनी सिंस को भी मतलब जितना कैरेक्टर प्ले किया जॉनी सिंस और एक सक्सेना जी हैं, भाभी जी एक घर पर हैं, जितना कैरेक्टर उन लोगों ने उससे ज्यादा साला राहुल गांधी ने प्ले कर चुके हैं। इलेक्ट्रिशियन प्लम। मैं तो डरता हूँ कभी मेरी घंटी बजती है तो साला अमेजन वाला राहुल गांधी ना आ जाए पैकेट वैकेट देने के तो लिए। ये रोड का माइक लगा के आएगा, लेकिन वो क्या हुआ था 2007 की बात आई थिंक, हाँ 2007 या 2008 की बात है। तो उस टाइम पे राहुल गांधी पूरी वो वाली टेक्निक लगा रहे थे जो ओबामा चला रहा था, बिल्कुल जैसा जैसा ओबामा ने स्ट्रेटेजी करी थी। ये भाई साहब आ गए थे 13 में नहीं 17-18 में, ये भाई साहब आ गए थे पूरे ट्रूडो मोड में। जैसे जैसे ट्रूडो ने अपना प्रचार किया था, कुत्ता आ रहा है, वो पिद्दी जब आया था पहली बार, वो उसी बेसिस पे आया था कि उसकी पूरा प्रचार तंत्र जो था वो ट्रूडो जैसा हो गया था। और अब जेलेंस्की यार इनका काट रहा है बहुत कुछ, जो भी इनका कैंपेन डिजाइनर है ना, ये साला ओबामा वाला कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, इनको हवा ना लगे। आप बताएं उन लोगों का जॉब खा जाएंगे आप। और बीच में मोदी का भी कोट पेस्ट किया था इन्होंने, तपस्वी दिखाओ, उसके साथ में कुछ स्लोगन्स जोड़ो। तपस्वी की जगह जो है वो झटस्वी हो गया, साला वो बात अलग है। भाई ने कभी दाढ़ी बढ़ा ली, भाई ने कभी दाढ़ी कटा ली, भाई कभी मुचमुंडा हो गया, भाई ने कभी टोपी लगा ली, कभी त्रिपुंड मार लिया, कभी त्रिपुंड मार लिया, धोती पहन ली। अरे कभी भाई कोट के ऊपर त्रिपुंड जनेऊ तो पहन मार लिया। लिया, पर भाई को ना शिवलिंगम पे जल चढ़ाना नहीं आता। हाँ यार, भाई बीच में डाल रहा है, वही उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब यार कि पानी डालना है भाई, कहीं एक ही जगह नीचे गिर के जाना है तो उस पर क्या मतलब डालेंगे? ये सोचते हैं हम कि कुछ होमवर्क करके जाएगा। और भाई जो स्वयं को भगवान समझता है उसे शिवलिंग पे आपने देखा है नरेंद्र मोदी जी जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी गए थे आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण जब हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने बिना किसी जल के वहां जो आचमन वगैरह होता है, जो मंत्रोच्चारण होता है, वो पूरा का पूरा याद करके गए और वो पूरा उन्होंने वहां बोला, पूरा का पूरा मतलब परफॉर्म किया उन्होंने वहां। यहाँ बंदे को ये तलक नहीं बताया जाता कि ये शिव पिंडी होगी, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस पे आपको यहाँ डालना है, इस तरीके से डालना है, ये तलक भी प्रैक्टिस नहीं होती वो है। क्या सोच रहा था ना शिव जी के उससे शिवलिंग से जो है फूटेगा धारा गंगा जी के हमारे माथे पे समझ हमारे रहे हो? ऊपर जलाभिषेक होगा। हाँ, वो फोटो उसने देख रखा होगा कि उनके माथे से निकलती है। और उनसे बड़ा शिव भक्त कौन है? सुप्रिया जी बोल रहे थे फोटो नहीं खींचने दिया, बताओ शिव भक्त का आराध्य देव है उनके। तो क्या होता है ना, राहुल गांधी का कंपटीशन है कौन? नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी के इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा है नहीं। नरेंद्र मोदी जब थल मतलब आर्मी से सैल्यूट लेने जाते हैं ना, तो वो आर्मी वाला सैल्यूट मारते हैं। जब वो नेवी के पास जाते हैं तो उनका सैल्यूट अंदर की साइड होता है। जब वो एयरफोर्स के पास जाते हैं तो उनका सैल्यूट ये एयर वाला होता है। ठीक है, तो वो आदमी इतना अपना पूरा लेवल पे काम करता है, प्रिपरेशन करके जाता है। इनको साला शिवलिंग पे जल चढ़ाना पता है इनको, बहुत बेसिक्स के साथ। अब देख लो ना, पता नहीं कितनी लैंग्वेज में तो थोड़ी बहुत रट्टे मार के अरबी में भी स्पीच दे दिया। वहां भी दे दिया। वही ना। और चक्कर क्या है, मनमोहन जी को देख लो, जल वायु थल तीनों सेनाओं के सामने एक ही सैल्यूट रहता है। हाँ। उससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को देख लो, हाँ। एक ही सैल्यूट रहता है। ये अलग अलग करता है भाई साहब, ये इतना माइक्रो मैनेज्ड है। बिल्कुल। तो इससे कहाँ कंपटीशन करवा रहे हो उनका भाई? और इवन देखो आप, चाहे सबमरीन में चलना हो, चाहे वो प्लेन उड़ाना हो, चाहे टैंक पे बैठ कर चलना हो, उन्होंने ये सिग्निफिकेशन दिया है कि वो प्रधानमंत्री हैं और हमेशा अपनी हर शक्ति के साथ में हैं। तो आज का जो भटके हुए युवा था, मैं माफी के साथ में इसका समापन करना चाहूंगा कि आज बहुत ज्यादा भटक गया और कई बार इधर उधर भी निकल जाता है। लेकिन भटके हुए युवा होने का कारण यही है, और इसकी उपादेयता तभी बनती है जब इसमें हम लोग भटक जाएं। और हम भटके हुए युवाओं को आपका सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे। हमारे जो 2.5 मोर्चा का चक्रव्यूह पुस्तक है, उसका लगे हाथ में इसी बहाने प्रचार कर देता हूँ, प्रमोशन कर देता हूँ कि प्री बुकिंग चल रही है और 200 रुपये की छूट है। नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। ये लोग मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन मैं बोल देता हूँ कि दिया है लिंक, जाएं, क्लिक करें और प्री बुक करें। और अभी अजीत भाई ने मुझे खुशखबरी दी है कि किसी हिंदी बुक की 500 भी अगर प्री बुकिंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारी बुक की 2000 प्री बुकिंग हो चुकी है, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं मेरे लिए भी। धन्यवाद मित्रों, और मिलते हैं अगली बार अजीत भाई के चैनल पर। और अजीत भाई का जो यूट्यूब चैनल है आप सभी जानते ही हैं, उन्हीं के माध्यम से आप लोग हमारे तक पहुंचते हैं, बल्कि अब तो उल्टा हो रहा है तो लेकिन फिर भी QR कोड में दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको स्कैन करके अजीत भाई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे AKTK ब्रदर्स
इनके तो 5-6 चैनल हैं सारों के। मैं अपना देख लेना भाई। छोटा छोटा जूम करके सारे के सारे स्कैन करके सबको सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। नाम मुझे भी कई बार मैं भूल जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।